बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। अ, थोड़े दिन पहले मुझे दानियाल ने कहा था कि कोई इस तरह का तो वो होना चाहिए, टॉक होनी चाहिए जिसके अंदर हम ये बता सकें कि स्टडी अब्रॉड के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, क्या उसकी अच्छाई है, क्या बुराई है। अ, मैं चाहता हूँ कि ये जो सेशन हो ये सिर्फ एक डायलॉग की तरह हो। तो पहली बात तो ये कि मैं सॉरी कि मैं यहाँ पे डिलाइट सेविंग की वजह से मैं समझ रहा हूँ हम लोग 1 घंटे आगे हो गए। तो मैं समझ रहा था कि आप लोगों के यहाँ इस वक्त 7 बज रहे होंगे, ये तो बता रहे हैं कि 8 बज रहे हैं। तो मेरी गलती थी, मैं नोट नहीं कर सका कि वो डे लाइट सेविंग पे चले गए हैं हम लोग। अ, तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि ये जो स्टडी अब्रॉड होती है इसके इसमें क्या इश्यूज हैं, क्या आपको सोचना पड़ता है। अ, ये इश जो पहली बात तो ये है कि आपको बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं लाइफ के अंदर। स्टडी अब्रॉड जाने से पहले ये चंद एक क्वेश्चन जो हैं वो आदमी को बहुत ही क्लियर होना चाहिए अपनी लाइफ के बारे में। आ, ये बता दूं मैं आपको कि जो चार्म पहले हुआ करता था ग्लोबलाइजेशन के लिहाज से और ग्लोबल हमारे एक एटीट्यूड के लिहाज से, जो 80s 90s 2000 तक, बल्कि अभी आई विल से इवन 5 साल पहले तक जो हमारा एक एटीट्यूड हुआ करता था वर्ल्ड में, वो एटीट्यूड वर्ल्ड का बहुत बदला है ग्लोबली। चंद एक जगहें जो थी पहले जो कि बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटिव हुआ करती थी इस स्टूडेंट्स के लिहाज से जो बाहर से पढ़ने आते थे, वो इतनी अप्रिशिएटिव नहीं रही हैं जो कि पहले ज़माने में होती थी। तो सूरत हाल ऑन द ग्राउंड जो है बहुत से मुल्कों में इतना अच्छा नहीं है, अप्रिशिएटिव नहीं है फॉरेनर्स के लिहाज से। तो एक बहुत बड़ा जो चेंज आया है पिछले 5-6 साल के अंदर, वो सबसे बड़ा चेंज आया है नेशनलिज्म का। तो नेशनलिज्म के आने के बाद खासतौर पे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में, यूएसए में, मैं कहूँगा ऑस्ट्रेलिया में, इन 3 जगहों पे तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। जहाँ पे ये वाला इफेक्ट कम है वो है कनाडा, वहाँ पे बहुत कम है। जर्मनी, वहाँ पे इतना, अब तो ज़्यादा हो गया है लेकिन अगर कंपेयर करें दूसरे मुल्कों से, तो यूरोपियन मुल्कों से, तो वो कम है फिर भी। यूएसए के अंदर भी एक बहुत बड़ा चेंज आया है। और प्रॉब्लम यहाँ का ये है कि ऑल्दो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है जब मूव करती है रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के दरमियान, यहाँ पे 2 पार्टी सिस्टम है, तो इसके अलावा तीसरी पार्टी तो आने से रही कभी जिंदगी में। तो यहाँ पे ये जो 2 पार्टी शिफ्ट शिफ्ट करती हैं अपने आप को, दोनों के जो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं और गवर्नेंस का मॉडल है वो बहुत डिफरेंट है। और इसकी वजह से आप फॉरेनर्स को डेमोक्रेट्स बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन रिपब्लिकन्स जो होते हैं वो नहीं करते इतना। तो एक तरह से एक टसल रहती है और वी नेवर नो कि किस वक्त कौन आएगा मार्केट के अंदर और कौन रूल करेगा आपको। स्टडीज के लिहाज से अगर आप देखें अब, तो ये तो पॉलिटिकल जो व्यू है उसको सामने रखना पड़ता है आपको कि आप क्या करना चाह रहे हैं। पाकिस्तानियों के लिए एक और जो ऑप्शन होता है वो ये होता है कि किसी इस्लामिक मुल्क में जाके पढ़ लें।
तो अब अगर फर्ज करें आपने सऊदी अरब की किसी यूनिवर्सिटी में चले गए पढ़ने के लिए, मलेशिया चले गए, चाइना चले गए, या रशिया चले गए, या फिर आपने कोई और इंडोनेशिया चले गए, न्यूजीलैंड चले गए। अब ये तमाम मुल्क अपनी जगह पे मौजूद हैं और आप बड़े इत्मीनान से यहाँ पे पढ़ने जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए वो जो मैं दूसरा सवाल किया था शुरू में कि ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, ये उससे रिलेटेड हो जाती हैं बातें। तो कमिंग बैक टू द ग्लोबल पॉलिटिकल इश्यूज, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि हम बहुत ही क्लियर हों इस पॉइंट के ऊपर कि हमारा ओवरऑल व्यू क्या है इसको जाने का, बाहर पढ़ने का। तो ये ऑब्जेक्टिव मैंने कहा था ना शुरू में कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लियरली डिफाइन करें अपने लिए, और मैं अभी इसके ऊपर बहुत डिटेल बात करूंगा। तो पॉलिटिकल सिस्टम जो हमारा बदला है पिछले 5-10 साल के अंदर, जो पॉलिटिकल सिस्टम दुनिया का बदला है, उसमें नेशनलिज्म आने की वजह से फॉरेनर्स के लिए हालात इतने अच्छे नहीं रहे हैं। मेजर कंट्रीज में जो कि पहले बहुत ज्यादा अमाउंट में फॉरेनर्स को इनटेक किया करते थी और लिया करती थी, जो छोटी कंट्रीज हैं उनके अंदर अभी भी वो वाला ऑप्शन है। लेकिन इवन अगर आप सऊदीया की बात करते हैं या मिडल ईस्ट की बात करते हैं, वहां पे भी नेशनलिज्म बहुत ज्यादा आ गया है। ऑल्दो पढ़ाई पे नहीं आया है, लेकिन जॉब रिलेटेड चीजों में बहुत ज्यादा आ गया है। तो आपको जॉब के अंदर वो आप प्रेफर करते हैं अपने लोकल्स को, और उनके लोकल्स भी माशाल्लाह अब ज्यादा पढ़े लिखे हो चुके हैं। दूसरी चीज आप आइए कि अब आपका अक्सर मकसद क्या है जाने का, पढ़ने का। मल्टीपल होते हैं व्यूज। मैं आपको एक मिसाल दूं कि चाइनीज और इंडियंस जो आया करते थे, मैं पिछले 35 ईयर्स से यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ यूनिवर्सिटी में, और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने के बाद मैं जब इधर सेटल हुआ हूँ पिछले 15 साल से, तो इस यूनिवर्सिटीज़ में और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में फ़र्क होता है, और डिपेंडिंग अपॉन कि आपका अपना ऑब्जेक्टिव क्या है, चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलती हैं। मैं ये बता रहा था आपको कि इंडियंस और चाइनीज आज से 15-20 साल पहले जब आया करते थे, तो 90% ऑफ द टाइम दे यूज्ड टू स्टे इन द यूएसए फॉर एग्जांपल, और यहाँ की वो तमाम चीजें यूज करते थे और यूटिलाइज करते थे, एंड देन गेट इनटू द मेन स्ट्रीम और सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते थे। बहुत कॉमन था, बहुत ही ज्यादा तरीके से होता था। अभी भी मैं ये नहीं कहूंगा कि कम होता है, लेकिन अब जो है वो स्टडीज जो है हमारी, जो जो लोग पढ़ने के लिए आ रहे हैं, उनके बजाय डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के थ्रू ऐसे लोगों को इनटेक किया जा रहा है ज्यादातर। तो एक तो ये एक मेजर इश्यूज आया है यहाँ पे। तो अब क्या हो रहा है कि चाइनीज और इंडियंस जो सबसे बड़ी तादाद में यहाँ पे आया करते थे, उनमें से मोर देन हाफ ऑफ देम आर गोइंग बैक टू देयर ओन कंट्रीज। उसकी कई वजूहत हैं। एक तो ये है कि उनकी अपनी कंट्री के अंदर अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ गई हैं, तो वो यहाँ पे वक्त लगाने के बजाय अपने ही मुल्क में जाके वक्त लगाना पसंद करते हैं, और वहाँ पे वो अच्छा उनके पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं। बहुत कम यहाँ पे रहते हैं, और उसकी वजह एक और ये भी है कि चाइनीज और अमेरिका इंडियंस के लिए जो पाथवे टूवर्ड सिटीजनशिप है, वो कम से कम 20 साल का है। 20 से 25 साल लग जाते हैं उनको सिटीजनशिप हासिल करने के लिए, रेगुलर मेथड में। अगर कंपेयर करें इसको हम पाकिस्तानियों से या किसी और दूसरे से, तो पाकिस्तानियों वगैरह को ऑल टुगेदर 6 से 7 साल लगते हैं सब चीज़ों के अंदर। अम, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोग क्यों चाहे आप लोग क्यों आना चाहते हैं, क्यों जाना चाहते हैं पढ़ाई करने बाहर?
क्या आपका जवाब क्या होगा इसका? कोई भी जवाब दे सकता है, इसमें कोई वो नहीं है, ये डायलॉग चल रहा है एक तरह का, हम लोग तो बातें कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अली जावेद। हाँ जी। सर बेसिकली मेरी जो फील्ड है पेट्रोलियम, उसके ज़्यादातर जो बेहतर इंस्टीट्यूट्स हैं वो बाहर ही हैं। मेरी जो फील्ड है पेट्रोलियम, वो पाकिस्तान में बस पेट्रोलियम बन के रह गई, लेकिन अगर मैं एमआईटी वगैरह में देखूं तो उन्होंने उसको लिंक कर दिया है रिन्यूएबल्स के साथ। तो अगर मैं मास्टर्स अपना फर्दर, एक और भी चीज़ मेरे जहन में ये भी है कि मेरे पास ऐसा सच कुछ लीड नहीं है कि मास्टर्स किस में करूं। मैं नहीं चाहता कि मैं सिर्फ पेट्रोलियम बाउंड या केमिकल इंजीनियरिंग बाउंड रहूं, क्योंकि उसका आगे कुछ सच फ्यूचर है नहीं। लेकिन मेरे पास, मैं कुछ डेटा साइंस की तरफ जाना चाहता हूँ, अपने आप को इवॉल्व करना चाहता हूँ, मतलब एक जगह पे बंद नहीं होना चाहता। तो इस वजह से मैं बाहर का ज़्यादा सोचता हूँ कि अगर मैंने मास्टर्स परस्यू करना है तो फिर बाहर से ही करना है, और किसी ऐसी कंट्री से करना है जो मुझे आगे अपॉर्चुनिटीज दे या फिर आगे मेरी फील्ड को वास्ट करे, ना कि उसको वापस से बंद करे। अच्छा, कोई और? कोई और बताए, अगर कोई बाहर जाना चाह रहा है तो क्यों जाना चाह रहा है, क्या वजह क्या है? अली ने बताया अभी अपना, तो आप लोग भी बताएं कोई और, कि आप लोगों के दिमाग में ये जो आ रहा है बाहर जाने का, उसकी मेन वजह क्या है? कौन सी वजह है जिसकी वजह से आप समझते हैं कि बाहर जाना आपको जरूरी है और बाहर पढ़ना भी जरूरी है? इसलिए कि पढ़ाई जो है, अगर सिर्फ आप पढ़ाई के लिए जा रहे हैं तो पढ़ाई तो पाकिस्तान में भी बहुत अच्छी हो रही है। और तो यहाँ पे कौन सी वजह है जिसकी वजह से आप बाहर जाना चाह रहे हैं? सना आप बताइए, या सुजैन आप बताएं, जवाद, दानियाल, कोई है आपके दिमाग में या मैं आगे चलूं? अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ सुजैन बेटा। सर मुझे ये लगता है कि मतलब वहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मतलब तो इस सेंस में मुझे लगता है मतलब जाना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज आपकी जॉब रिलेटेड बात कर रही हैं या नॉन जॉब रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज की बात कर रही हैं? सर लर्निंग के लिहाज से भी मतलब वहाँ पे जो है, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब वहाँ पे ज़्यादा चीज़ें हैं लर्न करने की, इस तरह की। तो अभी तो खैर मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं सेकंड ईयर में हूँ। तो जैसे जैसे मतलब टाइम होते जाएगा तो चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो मतलब अभी तक तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब वहाँ पे ज़्यादा चीज़ें मतलब सीख सकता है बंदा, ये इस तरह से हो सकता है। हम्म। हम्म। ठीक है। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात आपकी भी। तो ये दो पॉइंट हो गए। अच्छा, मैं इन सब के ऊपर एक एक दफा थोड़ा थोड़ा बात करता हूँ। और किसी को कुछ ऐड करना है इसके अंदर? किसी और चीज, किसी और कोई कुछ ऐड करना है इसके अंदर? नहीं? तो चलो पहले हम है ना अली का लेते हैं कि मेरी फील्ड, उसकी जो पेट्रोलियम की फील्ड है, उसकी जो बाउंड्रीज हैं वो वेरी वेल डिफाइंड है पाकिस्तान के अंदर, और उससे बाहर नहीं निकल रही। तो उसकी वजह से उसने देखी दूसरी जगह पे अपॉर्चुनिटीज, जहाँ पे रिन्यूएबल्स वगैरह भी शामिल हो जाता है पेट्रोलियम के अंदर। और उसके अंदर फिर लोग वो चाहता है कि ऐसी फील्ड में जाए जहाँ पे उसको उसको ट्रैप हो ना हो जाए अपनी ही फील्ड में। अ, तो एक तो ये वाली बात है। ठीक है। तो ये होता है उन उन इंडस्ट्रीज के बारे में, ये तो ट्रू हो सकती है जो इंडस्ट्रीज के बारे में हमें अंदाजा है कि वो उनकी जो ग्रोथ है वो इतनी हाई नहीं होगी। लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज द कमोडिटी इन द वर्ल्ड जिसकी वैल्यू के ऊपर इस वक्त, और जिसकी इंटेंसिटी ऑफ क्वालिटी के ऊपर, जो क्वांटिटी के ऊपर हमारी मेजर इकोनॉमी जो है वर्ल्ड की वो डिपेंडेंट है। ये वो वाहिद चीज है जो कि जिसकी जिसकी डॉलर के साथ रिलेशनशिप की वजह से जो जो उसका टर्नओवर होता है, जो उसकी जो बाय एंड सेल होती है,
वो जो डॉलर के साथ डॉलर के साथ जो लिंक है उसका, उस लिंक की वजह से क्या होता है कि इसकी जो वैल्यू है वो बहुत हैवी है। ठीक है। अच्छा, अब हम ये कहते हैं कि दुनिया जो है वो कार्बन फ्री होना चाहती है, और जो हमारे कार्बन फुटप्रिंट्स हैं उसको हम कम करना चाहते हैं, और उसके अंदर जो मेजर सोर्स है इसकी वो पेट्रोलियम है और वो गैस है। आपको ये बताएं कि इवन अगर आप देखें दुनिया की 70% से ज्यादा जो हमारे पास ऑयल एंड गैस के अंदर प्रॉब्लम्स हैं की वजह से, जो प्रॉब्लम्स हैं वो सिर्फ 10 कंपनीज की वजह से हैं। अगर उन 10 कंपनीज को हम बंद कर दें तो हमारा जो इशू है जो रिलेट करता है पेट्रोलियम और इसके साथ, वो सॉल्व हो जाएगा 70%। लेकिन आप सोचे कि क्यों नहीं खत्म कर सकते हम उसको? इसलिए नहीं खत्म कर सकते कि वर्ल्ड इकोनॉमी डिपेंडेंट है उसके ऊपर, हम इतने आसानी से नहीं छोड़ सकते उसे। अब ये कह देना कि हाँ, क्या हम ऑल्टरनेट एनर्जीज की तरफ जाएंगे? यकीनी तरफ जाएंगे। क्या ऑल्टरनेट एनर्जीज इतनी है, इतनी ज्यादा क्या बोलेंगे, रिलायबल हैं कि वो हमको एक रिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर सकें जिसकी हमको जरूरत है? मिसाल के तौर पे अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रिक पे चले गए आप, ठीक है, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक भी तो प्रोड्यूस करनी पड़ेगी ना हमको, कहाँ से प्रोड्यूस करेंगे? न्यूक्लियर पे हम नहीं जाना चाहते। ठीक है। विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी जो है उनकी इनकी जो वो जो है रिन्यूएबल, तो बहुत अच्छी एनर्जी, तो बहुत अच्छी है। प्रॉब्लम ये कंसिस्टेंट नहीं है। ठीक है। हमें रिलायबिलिटी की प्रॉब्लम है उसके अंदर। ठीक है। हम स्टोरेज के अंदर क्या करेंगे? स्टोर एनर्जी का सबसे बड़ा इशू यही आता है कि स्टोरेज किस तरह होगी। ठीक है। स्टोर करने के लिए हमारे पास जो बैटरीज हैं वो अभी तक हम अंडर कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट की फेजेस के ऊपर है। तो ये बताऊं आपको कि पिछले आने वाले फ्यूचर के अंदर 2035 तक का तो हमारे पास ऑयल बिका हुआ है। ठीक है। 2035 तक का बिका हुआ है। तो 15-20 साल तो कहीं नहीं गए आपको, इस फील्ड के अंदर कहीं खत्म नहीं होती हुई नजर नहीं आती मुझे। ऑल्दो मुझे ये मालूम है कि 2030 के बाद से आईसी इंजन्स की तादाद कम हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये अच्छी बात है। ये जो सोच थी अली की कि क्या मैं एक ऐसी फील्ड में चला जाऊं, तो जरूरी नहीं है कि जिस फील्ड की आप बात कर रहे हैं वो सिर्फ फॉरेन कंट्रीज में मिले आपको। तो अगर तो आप फॉरेन कंट्री पढ़ने के लिए जा रहे हैं इस सोच के साथ कि वहां पे आपको कोई ऐसे कोर्सेज मिलेंगे या ऐसे एरियाज मिलेंगे जो कि आपको ज्यादा एक्सेल कर पाएंगे, तो ये गलत फहमी है। ये लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आप में से पता नहीं कितने लोग जानते हो रमशा अली को। रमशा हमारी ग्रेजुएट है। 2 साल पहले या 3 साल पहले वो ग्रेजुएट हुई थी, 3 साल मेरे ख्याल में हो गए। शी इज ओवर हियर इन द यूएसए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी थी उन्होंने कराची से, एनईटी से, और एनईटी से करने के बाद उसको कई अपॉर्चुनिटीज मिली। तो इस वक्त वो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पे यहाँ पे जॉर्जिया टेक पे अटलांटा में पढ़ने आई हुई है। लास्ट सेमेस्टर जो था फॉल में आई थी वो, और फॉल के अंदर यानी कि सितंबर में आई थी यहाँ पे, और सितंबर में आके उसने अपना कोर्सेज वगैरह स्टार्ट करे। जॉर्जिया टेक वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज है टेक्नोलॉजी के लिहाज से। ठीक है। वो ये सोच के आई थी कि मैं यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी का है, तो आई विल बी वर्किंग ऑन द niche areas in the electricity, and most probably she wants to work in the area of power generation as well as power distribution. उसका आई होप मैं उसको आज इनवाइट कर लेता। उसका ये कहना है, वो आई हुई थी मेरे पास मिलने यहाँ पे, तो वो यहाँ पे जब रुकी हुई थी हमारे पास दिसंबर की छुट्टियों में, तो वो मुझसे बता रही थी कि उसने जो भी कोर्स देखे उसमें से कोई एक भी कोर्स ऐसा नहीं है जो कि उसकी
बेस नॉलेज को एक्सेल कर सके। समझ में आ रही है? जो आपने वहां पे कराची में पढ़ा है ना, वो कह रही है कि इसको एक्सेल करने में, उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए कोई भी ऐसे कोर्स नहीं है जो कि वो चाहती है लेना। तो अनफॉर्चुनेटली उसको वो कोर्सेज लेने पड़ रहे हैं। जैसे अली ने कहा कि आपको ऐसे एरिया में निकल गए जहां पे आप समझ रहे हैं कि चलो यार दूसरी जगह चलते हैं, वहां पे कुछ ज्यादा फायदा हो जाए। डेटा साइंसेस में निकल गए, मशीन लर्निंग में निकल गए। तो ये सोच भी गलत है कि यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपको ऐसे कोर्स नजर आएंगे जो कि आपको आपके अपने एरिया के अंदर एक्सेल करवाए। होता है क्या है कि हर यूनिवर्सिटी जो होती है, तीन टाइप की, तो नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा 5 डिफरेंट टाइप की यूनिवर्सिटीज होती हैं, ठीक है ना। एक कहलाती, और इनकी जो रैंकिंग होती है वो इनकी जो रैंकिंग होती है वो तो एक अलग चीज है। वो आपको हर कोई एरा गैरा न तो खैरा जो है ना, वो रैंकिंग करके दे बताता है। वो टोटली डिफरेंट है, ठीक है ना। जो टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी होती है ना, वो उस पे बात करते हैं। जो यूनिवर्सिटी की टाइप होती है अब्रॉड के अंदर, उनमें एक होती है जिसको हम कहते हैं कार्नेगी रिसर्च इंस्टीट्यूट 1। कार्नेगी मेलन जो है, यहाँ पे एक बहुत बड़ी फाउंडेशन थी है, जो कि एजुकेशन के ऊपर काम करती है सर। उसने कैटेगराइजेशन कर रखी है यूनिवर्सिटीज की। और ये जो कैटेगराइजेशन हुई हुई यूनिवर्सिटीज की, उस यूनिवर्सिटीज की कैटेगराइजेशन के अंदर उन्होंने कार्नेगी रिसर्च 1, कार्नेगी रिसर्च 2, रिसर्च 3, ठीक है, उसके बाद M1, M2 एंड M3। अब इसका मतलब क्या होता है? जो कार्नेगी रिसर्च 1 इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो टॉप नॉच रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते हैं। उनके यहाँ एजुकेशन जो है, दो चीजें होती हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर। एक तो आपको एजुकेशन मिल रही होती है, ठीक है ना। प्रायोरिटी जो होती है, वो जो आप कोर्सेज होते हैं, वो कोर्सेज होते हैं कि वो कोर्सेज आपको किस तरह पढ़ाया जाए ताकि आप के अंदर वो स्किल सेट डेवलप हो, ताकि आप किसी भी जॉब को कर सके। दूसरी यूनिवर्सिटीज वो होती हैं जो कहती हैं कि ठीक है, वो एक अलग चीज है कि पढ़ाई तुम्हारी, रिसर्च जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो जो है वो कोर रिसर्च के ऊपर मेहनत कर रही होती है। कार्नेगी रिसर्च 1 यूनिवर्सिटीज जो होती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उनका जो मेन आइडिया होता है वो है कि रिसर्च करना। और उसमें जनाबे आली ये भी होता है कि आपको पढ़ाई तो हो रही होती है, ये नहीं कि पढ़ाई नहीं हो रही है, कोर्स से चल रहे हैं, लेकिन प्रोफेसर जो है वहां पे गया, लेकिन वो असल पढ़ाने वाला जो है वो एक जीए है जो पढ़ा रहा है या पढ़ा रही है, ठीक है ना। वो उसका पीएचडी स्टूडेंट भी हो सकता है, लेकिन वो असल काम क्या कर रहा है? वो असल काम कर रहा है रिसर्च का। और फिर वो स्टूडेंट्स को लेता है और रिसर्च करवाता है उनसे, ठीक है। ये कार्नेगी 1 रिसर्च 1 इंस्टीट्यूट लाते हैं, R1। इसी तरह R2 होते हैं जिनके यहाँ थोड़ी कम रिसर्च हो रही होती है कंपेयर टू R1। R1 तो यानी कि एलीट होते हैं ये लोग। उसके बाद सेकंड नंबर जो आता है ना, वो R2 का आता है। फिर R3 होती है, ठीक है। उसके बाद खत्म हो जाता है रिसर्च। उसके बाद शुरू होता है रेगुलर M के अंदर। M जो होता है वो कहता है कि ये मास्टर्स कराते हैं। ये मास्टर्स के अंदर बहुत हाई रैंकिंग है इनकी, M1 M2, ये मास्टर्स करवाते हैं। यानी कि यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो ग्रेजुएट एजुकेशन जो होगी बड़ी अच्छी होगी। अच्छा, ये मतलब नहीं है कि R1 R2 R3 में रिसर्च, वो ग्रेजुएट एजुकेशन अच्छी नहीं है, नहीं नहीं नहीं, वो यानी कि आप यूं समझे कि वो गिवन है। वो चीज जो है वो गिवन है कि वहां पे जो R1 होगा उसने R2 क्वालिफाई किया होगा, जो R2 है उसने R3 के लिए क्वालिफाई किया होगा, जो R3 है उसने M1 क्वालिफाई किया हुआ होगा, और जो M1 है उसने M2 क्वालिफाई किया हुआ होगा। तो ये एक तरह का प्रोग्रेशन है ऊपर की तरफ। तो यूनिवर्सिटीज जो होती हैं उनको इस तरह रैंक किया जाता है। तो अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप जो जा रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, क्या वो रैंक के लिहाज से R में है या M में है। जैसे मैं जिस यूनिवर्सिटी में काम करता था पहले, वो R1 यूनिवर्सिटी थी, तो मेरा सारा कंसंट्रेशन वहां पे जो था वो रिसर्च के ऊपर था। मैं रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पे वहां पे काम कर रहा था, ठीक है। फिर जब मैं ये दूसरी यूनिवर्सिटी में आया तो ये R2 यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पे मेरे आने का मकसद ये था कि मुझे
टीचिंग करने का शौक बढ़ा। तो मैंने कहा ठीक है, रिसर्च होती रहेगी लेकिन मैं ज्यादातर कंसंट्रेट अपनी टीचिंग पे करूंगा। अब क्या हुआ, मेरे पास बैलेंस हुआ है, मैं रिसर्च भी करता हूँ और मैं टीचिंग भी करता हूँ, और टीचिंग को उसी तरह लेता हूँ जिस तरह एक टीचिंग को लेना चाहिए, कि उसमें मेहनत करनी चाहिए ताकि स्किल सेट डेवलप हो सके। तो जब आप जाएं किसी जगह पे तो पहले ये मालूम करें कि वो रिसर्च यूनिवर्सिटी कौन से लेवल की है। रैंकिंग जो है ना वो एक अलग चीज है। रैंकिंग कई चीजों पर डिपेंड करती है। हर आदमी जो रैंकिंग कर रहा होगा उसका अपना एक क्राइटेरिया होगा, उस बेसिस के ऊपर वो रैंकिंग कर रहा होगा। अ, हम हैरान होता हूं मैं, हम कि जब मैं एनईडी में पढ़ रहा था आज से 35 साल पहले, तो वहां पे हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि एनईडी की यूनिवर्सल या ग्लोबल रैंकिंग क्या है। इट वाज नेवर इन आवर माइंड। And in our opinion, at that time, the type of professors and that we have were very much keen into education. वो चाहते थे कि पढ़ाई करें, पढ़ाएं लोगों को, समझाएं लोगों को, उनके अंदर स्किल सेट डेवलप करें। उसका जो रिसर्च का जो कॉन्सेप्ट है ना, जो यूनिवर्सिटीज का, वो बिल्कुल नहीं होता था। और बहुत ही कम प्रोफेसर होते थे जो कि एक्चुअल रिसर्च कर रहे होते थे, लेकिन ज्यादातर कंसंट्रेशन जो होता था वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के ऊपर था। स्टूडेंट जिस वक्त चाहे वो टीचर के पास जा सकते हैं, डोर ओपन होता था, आप चले जाएं, आप उससे बैठ के बात करें, उससे बैठ के समझें, उसको उससे सवाल करें, उसके जो उसका कॉन्सेप्ट उसने समझाया था क्लास में उसको रिवाइज करवाएं उसके साथ बैठ के। दिस इज व्हाट यूज्ड टू बी द केस। फिर ये आपके यहाँ चेंजेस आ गई हैं, आपके यहाँ रिसर्च भी होती है और सब कुछ होता है। तो ये जब आप जाएं किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में तो ये आपका पैसा लग रहा होगा, तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप किस तरीके से वो करेंगे। अब जो एक और बात करी थी, मेरा ख्याल है सुजैन ने करी थी कि तो अली की बात, तो ये बात यहाँ पे बात आ गई। तो अली की तो बात, ये वाली बात समझ में आ गई कि भाई इसको फील्ड चेंज करनी है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाके करें, आप कराची की यूनिवर्सिटी में भी जाके बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं। मैंने अभी कैरिकुलम देख रहा था मैं बहुत सी यूनिवर्सिटीज का। याद रखो जो आने वाला वक्त है ना वो स्किल्स बेस्ड वक्त है। आपके पास जो स्किल होगी ना वो बिकेगी। आपने को ये नहीं देखा जाएगा कि आपने क्या बेस्ड डिग्री किस में ली हुई है, वो नहीं देखेगा कोई भी। वो ये देखेगा कि आप क्या कर सकते हैं उसके लिए। तो आपको अपना स्किल सेट को इंप्रूव करना है। until unless you want to go into research in a very very specific area, तब तो समझ में आती है बात। तब तो आपको यूनिवर्सिटी भी देखनी चाहिए, जब तो आपको ये भी देखना चाहिए कि वहाँ की रिसर्च कौन सा है, क्या फंडिंग्स है वहाँ पे, क्या ग्रांट्स आई हुई है वहाँ पे, क्या क्या वो आपको सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, वो सब बात की बात है। ठीक है, आपको ये देखना है कि ऑब्जेक्टिव क्या था। ठीक है, फॉरेन कंट्रीज के अंदर आजकल अगर आपको, मैं अब एक सवाल आया था है कि मैं कहाँ जाऊं पढ़ने के लिए, टोटली डिपेंडेंट अपॉन यू एंड योर ऑब्जेक्टिव। अगर आप पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं पढ़ने के बाद, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी एक एरिया की तरफ जाएं, आप कहीं भी जा सकते हैं अगर आपको पाकिस्तान आना है। इसलिए कि फिर वहां पे आपको ये देखना होगा जो आप वापस आ रहे हैं तो आप क्या स्किल्स लेके आ रहे हैं वहां से वापस, आप किस तरह अपने आप को सेल कर सकेंगे, उस स्किल्स के उस स्किल्स को किस तरह से सेल कर सकेंगे आप। ये चीज जो होती है, ये चीज होगी जो आपको डिफाइन करेगी। अगर आप कहेंगे मैं जो वहीं पे रहना है, ये टोटली डिफरेंट इसका ऑब्जेक्टिव है, और इसकी जो अप्रोच होगी वो भी बिल्कुल डिफरेंट होगी। फिर ये देखना होगा आपको कि जिधर आप जा रहे हैं उधर वो कितना फ्रेंडली है फॉरेनर्स के लिए। ठीक है, क्या उसके अंदर कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं वहां पे फॉरेनर्स के लिए। ठीक है, क्या उसका पाथवे है सिटीजनशिप का, उस जगह पे सिटीजनशिप का क्या पाथवे है, यानी कि आप कितनी जल्दी या कितनी देर में सिटीजनशिप हासिल कर सकते हैं उस जगह की। ठीक है, तो ये तमाम सवालात आपको सामने रखने होते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आप
मास्टर्स या बैचलर पीएचडी वगैरह के लिए बाहर जाएं, तो आपको अपने लिए एक डॉक्यूमेंट तैयार करना चाहिए, और आपको ये तमाम पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक एक पैराग्राफ के अंदर इसको डिफाइन करना चाहिए, और फिर उसके बाद आपको उसको एनालाइज करना चाहिए कि आप किस तरीके से डिसीजन लेंगे। ये एक पॉइंट का डिसीजन नहीं होता है, ये याद रखिएगा, ये एक पॉइंट का डिसीजन नहीं होता है। स्पेसिफिकली इफ यू प्लान नॉट टू कम, अगर आप पाकिस्तान रिटर्न होना नहीं चाहते, इट्स अ मेजर डिसीजन, और इस मेजर डिसीजन के अंदर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपकी फैमिली जो है उसका क्या होगा। ठीक है, ये इतने छोटे डिसीजंस नहीं होते, उसमें आपको ये देखना होगा कि आपके पीछे आपके वालिदैन का क्या होगा, आपको ये देखना होगा कि आपके पीछे जो है, जो घर के हालात हैं, जो आपका कंट्रीब्यूशन है घर के अंदर, वो कौन करेगा। और अगर आप चाहें तो आप ये तमाम चीजें बगैर सोचे समझे निकल लें, यानी कि मैं ये नहीं कह रहा कि ये करने से कोई फायदा होगा आपको, आप नहीं चाहें आप बगैर सोचे समझे चले जाएं छोड़ के, कोई बात नहीं, बहुत से लोग ऐसा करते हैं, चले जाते हैं फौरन छोड़ छाड़ के सब कुछ, फिक्र ही नहीं है उनको किसी चीज की। अगेन दिस इज अप टू यू, अगर आप पहले से सोच के रखेंगे तो प्लानिंग होगी आपके पास। मैं आपके ही लोगों में से बहुत से लोगों को पर्सनली जानता हूं जिन्होंने डिसीजन लिया है नहीं जाने का, सिर्फ इस वजह से कि उनके वालिदैन अकेले रह जाएंगे। बहुत बहुत वो बड़ा सेक्रीफाइस है उनका, लेकिन उन ऑन टॉप ऑफ इट उनको यहाँ पे पाकिस्तान में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल गई हैं कि अब वो सोच भी नहीं रहे कि मुझे जाना है। लेकिन मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जो कि सब कुछ जानते हुए यहाँ पे आए हुए बैठे हुए। ठीक है ना, तो याद रखें कि स्ट्रगल पढ़ाई का भी हो या जॉब का भी हो, आप कहीं भी होंगे वही इंटेंसिटी होती है उसकी। पढ़ाई के लिए भी अगर आप पाकिस्तान में पढ़ें, ईस्टर्न यूरोप सॉरी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में पढ़ें, और या फिर यूएसए में पढ़ें या कनाडा में पढ़ें या ऑस्ट्रेलिया में पढ़ें, इंटेंसिटी ऑफ जो जो होती है ना, वो एक तरह की होती है। ये आपके ऊपर है कि आप कितना ज्यादा टाइम लगाते हैं पढ़ने में और कितना ज्यादा स्किल सेट सीखने की कोशिश करते हैं, वरना तो कोर्स है, पास हो जाते हैं। फाइनली मैं आपको एक बात बताऊं, लोग सवाल करते हैं कि कौन सी कंट्री अच्छी है आजकल जाने के लिए बाहर। बेस्ड ऑन माय पर्सनल look into this matter for the past 20-30 years now, पाकिस्तानियों के लिए इस वक्त जो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं वो निकलती हैं जर्मनी के लिहाज से। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ऑल यू हैव टू डू, पहला बात तो ये कि वहाँ पे आपको की जो पढ़ाई है ना, उस पढ़ाई के ऊपर जो खर्चा है ऑलमोस्ट जीरो है। आपको अप फ्रंट पैसे दिखाने पड़ते हैं, उसके बाद वो पैसे आपको वापस मिल जाते हैं, जैसे जैसे आप पढ़ाई करते हुए अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं वापस जाते हैं। हमारा एक स्टूडेंट है, उसका नाम है मुजम्मिल। वो आज से 4 साल पहले उसने कंप्लीट किया था एनईडी से, और उसको जिस तरह मैं आपको लोगों को मशवरा दे रहा हूँ, उसको भी इसी तरह की एक मीटिंग के अंदर हमने मशवरा दिया था, और मैंने उसको ये कहा था कि भाई देखो ऐसा करो, कहीं से भी जितने भी तुम्हारे रिश्तेदार, मामू, चचा, दादा, दुदू जितने भी हैं, सबसे है ना, थोड़ा 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 पैसा कलेक्ट कर लो उधार पे। 20 आई थिंक 20 यूरो था, 20,000 यूरो कर जमा करा दो, वहां पे चले जाओ पढ़ने। उसने 1 साल के अंदर ये हरकत कर दी, चला गया वहां पे पढ़ने। आप सुने क्या हुआ उसका, उसने उसने जो इलेक्ट्रिकल का बंदा था, और उसने वहां पे शुरू किया काम इमेज रिकग्निशन के ऊपर, मशीन लर्निंग इमेज रिकग्निशन के ऊपर। और जब वो गया है तो जाने के 7वें हफ्ते पे, 7 वीक के बाद उसको जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल गई वहां पे। उसने जॉब शुरू कर दी, पढ़ाई अपनी तरफ से कर रही थी, जॉब अपनी कर रहा था। उस जॉब से जो पैसे आए उसने 7 महीने के अंदर अपना
$100,000 का जो उसने लोन लिया हुआ था ना अपने मामू और चचाओं से, वो रिटर्न कर दिया। अब सुने क्या हुआ उसके साथ, कि उसको 8वें महीने पर जर्मनी में बैठा हुआ था वो। उसका जो लिंक्डइन प्रोफाइल था उसके अंदर जो उसने अपने प्रोजेक्ट्स लिखे हुए थे, उसको देखकर एमआईटी के एक प्रोफेसर ने उसको कांटेक्ट किया कि मेरे पास एक प्रोजेक्ट है और मुझे एक बंदे की जरूरत है जो कि ये तुम्हारा काम वाला है, तो क्या तुम आना चाहोगे यहाँ पे एमआईटी में। वो जर्मनी में बैठा हुआ था। उसने कहा कि मैं, अब उसने सोचा कि अगर मैं वहां चला गया तो मेरी ये मास्टर्स रह जाएगी यहाँ पे। तो उसने कहा कि हाँ मैं आ जाऊंगा, अगर तुम जो कोर्स वहां पे पढ़ा रहे हो वो कोर्स मेरी यूनिवर्सिटी, जर्मन यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर ले। देखो वो कितना गेम खेल रहा है। उसने कहा कि मैं जाऊंगा, ठीक है, वो मुझे पैसा देगा वहां पे रिसर्च करने के, वो मुझे सारी फैसिलिटी दे देगा, और लेकिन मेरी मास्टर्स तो रह जाएगी ना। तो उसने कहा नहीं, मैं, अगर तुमको मेरी कुछ जरूरत है ना, तुमको मेरी, तो तुम ऐसा करो कि तुम मेरे लिए काम करो। उस प्रोफेसर ने, एमआईटी के प्रोफेसर ने उसकी जर्मन यूनिवर्सिटी से बात करके उसको ये कहा कि ठीक है, इसको ये यहाँ पे आएगा 6 महीने के लिए। वो आया यहाँ पे जुलाई के अंदर, लास्ट जुलाई में, एमआईटी। और उसका उन्होंने तमाम खर्चा दिया उस बंदे का, उसको रिसर्च के पैसे दिए। ऑन टॉप ऑफ इट उसको ये कहा कि तुम यहाँ पे कोर्स लो, और वो जो कोर्स होगा वो जर्मन यूनिवर्सिटी ने कहा कि हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब जब वो दिसंबर में वापस गया तो उसको पैसे भी आ चुके थे यहाँ से, उसने काम भी सीख लिया था नया, उसका एक कोर्स भी हो गया था। अब सिर्फ जाके उसको वहां पे थीसिस लिखनी थी। अब वो वापस गया हुआ है, थीसिस लिख रहा है वहां पे बैठा हुआ, और उसकी जॉब चल रही है वहां पे। जो उसने जॉब स्टार्ट करी थी वो चल रही है। जॉब जो है अगेन स्किल बेस पे मिली है। आप में से पता नहीं कितने लोगों ने नुमेर से मिले होंगे वहां पे, जो हमारी मीटिंग्स, जो डिनर्स हुए थे दो, उसमें दोनों में आया हुआ था नुमेर। नुमेर भी आपके यहाँ इसी तरह एनईडी का ही है, और उसने उसने भी यही किया था कि वो जर्मनी चला गया था और उसने वहां पे इसी तरीके से अपने लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करी थी। लॉट ऑफ पीपल हैव क्रिएटेड द सेम थिंग ओवर हियर इन द यूएसए। लेकिन जैसे मैं बता रहा था कि यूएसए की जो पॉलिटिकल कंडीशंस हैं वो इस तरह से चेंज होती हैं कि इसमें मुश्किल हो जाती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि नामुमकिन है। अगेन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इम्पॉसिबल एंड इम्पॉसिबल एंड पॉसिबल। पॉसिबिलिटी बहुत हाई है, इम्पॉसिबल भी है। लेकिन तो क्या आपने यहाँ पे कर लिया, और H1 जो हमारे पास होता है क्या है, जब आप यहाँ पे आते हैं तो आप F1 वीजा के ऊपर आते हैं जो कि स्टूडेंट वीजा होता है। उसके बाद अगर आपने ऐसी एरिया में पढ़ाई करी जो कि स्टेम रिलेटेड है, यानी कि साइंस इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो उसमें ये होता है आपके साथ कि अब आपको ये अपॉर्चुनिटीज देते हैं कि ठीक है यार तुम ऐसा करो, तुम अच्छा हमें ये खत्म करना होगा 5 मिनट के अंदर। तो अगर कोई सवाल है तो आप लोग सोच के अभी से पूछना शुरू कर दें, इसलिए कि मुझे अभी याद आया है कि 12 बजे वहां पे 9 बजे से वो शुरू करते हैं, उसामा क्लास शुरू करते हैं अपनी। एम आई राइट? हेलो? यस सर। जो अगर उसकी क्लास के अंदर है तो उसको कह दोगे कि 15 मिनट के बाद शुरू कर देना जरा। ओके सर, मैं उनको बोल देती हूँ, मैं क्लास लेती हूँ। चलो सही है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि हम जो हैं, आप जो पढ़ना चाह रहे हैं उसकी क्या प्रोसेस होता है। तो आप अमेरिका में आएंगे, आपको F1 वीजा के ऊपर आपको एंट्री मिलेगी, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द स्कूल्स जो हैं आजकल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ओपन तो हैं लेकिन रिलक्टेंट हैं, और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं हमारे यहाँ डिक्लाइन कर रहे हैं। इसलिए कि जो हालात यहाँ के थे ट्रम्प के वक्त और इस तरह के, तो उससे बहुत ही ज्यादा लोग अलग हो गए थे अमेरिका आने से। बहुत सी यूनिवर्सिटीज आपको अभी भी स्कॉलरशिप देती हैं, लेकिन नंबर ऑफ स्कॉलरशिप जो है स्टार्टअप के ऊपर बहुत कम होती हैं। आप आ जाएंगे उसके बाद अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं आपकी स्कॉलरशिप लेने के। मिसाल के तौर पे अगर आप हमारी यूनिवर्सिटी में आते हैं तो ऑलमोस्ट जितने भी आते हैं ना, सबको मिल जाती है कोई ना कोई। यानी कि ऐसा नामुमकिन है, इस बार तो ढूंढना पड़ रहा है, अच्छे स्किल सेट के लोगों को ढूंढना पड़ रहा है नहीं।
मिसाल के तौर पर मशीन लर्निंग के लोग नहीं है, जो डेवलपर्स नहीं है। क्योंकि ज्यादातर डेवलपर्स और ये आते थे चाइना और इंडिया से, और वो लोग आना बंद हो गए ऑलमोस्ट, यानी कि नंबर ऑफ पीपल कमिंग जो है वो बहुत डिक्लाइन हुआ है। दूसरा ये हुआ है कि जो लोग आ रहे हैं उनकी क्वालिटी वो नहीं है जो पहले आते थे। ये पहले आईआईटी जो इंडिया का इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज है दुनिया की, उधर से जो पढ़ के आता था ना, यहाँ पे अंडर ग्रेड करके आता था, वहां पे उसकी लेवल ही डिफरेंट होती थी। उससे बात करना, उससे काम करवाना बेहतरीन होता था। उस तरह के जो लोग हैं ना, आना बंद हो गए हैं। अब आते हैं छोटी छोटी यूनिवर्सिटीज के लोग, उनकी इतनी ज्यादा स्किल सेट भी नहीं होती, उनको ना चीजें मालूम भी नहीं होती, उनकी अपनी नोहाव भी बहुत खराब होती है। पाकिस्तानी तो आते ही नहीं है, बहुत ही, यानी कि रेयरली नजर आते हैं मुझे कहीं। तो ये जो है अब कि आप लोग किस तरह से आना चाहेंगे, ये एक बहुत लंबा सवाल है, बहुत चीजें करनी पड़ती हैं इसके लिए। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप लोगों को कोई सवाल है, सवाल पूछें ताकि मुझे उसका जवाब दे के आपकी जो चीजें हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश की जाए, वरना ये तो एक सिटिंग में ये वाली बातें नहीं होती। तो सवाल अगर आप लोगों के पास है तो वो पूछ लें एग्जैक्टली क्या है, तो मैं उसका जवाब दे दूंगा आपको, आसानी से आपको समझ में आ जाएंगी बातें। लेकिन कोई भी सवाल पूछ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आज सर, तो मैं ये कह रहा था कि जैसे वो अली अली सिद्दीकी उन्होंने कहा था कि मैं डेटा साइंस की तरफ जा रहा हूँ। सर देखिए, अगर कोई 4 साल की डिग्री ले रहा है किसी एक फील्ड में, उसके बाद फील्ड चेंज करना बेवकूफ़ी नहीं होगी? नहीं। क्योंकि आपने एक इतनी इतनी लर्निंग करी है उस चीज़ में, और आप क्योंकि एक चीज़ में बंदा चैंपियन बन सकता है ना। जैसे नहीं। आपने स्किल की बात करी, तो अगर हमें चाहिए कि अगर किसी चैंपियन बनना है तो हमें चाहिए उसी पे ही फोकस करते रहे, हम्म, वरना एक से दूसरी फील्ड में जाएंगे मसला हो जाएगा थोड़ा। अच्छा। नहीं, एक बात याद रखो तुम लोग सब, आ, आ, जो आने वाला वक्त है या आजकल का जो वक्त है वो जर्नलिस्ट का वक्त है। यानी कि जर्नलिस्ट वो नहीं जो कि सहाफी होता है, जर्नलिस्ट वो जो कि जैक ऑफ ऑल होता है, उसको बहुत सी चीजें थोड़ी थोड़ी मालूम होती हैं। आने वाला वक्त उस चीज का है। आप अगर एक ही जगह पे एक्सपर्ट बन जाएंगे तो आपका जो ग्रोथ होता है ना वो बहुत कम हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ जो लोगों ने सिर्फ टेक्नोलॉजी के अंदर एक्सेल करा, तो अगर वो किसी फील्ड में है तो उनको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बना के खामोश कर देते हैं। उसके बाद उनकी कोई प्रमोशन नहीं होती। इसलिए कि आप एक्सपर्ट बनने के बाद आप क्या क्या करेंगे, आप उसका, वो एक्सपर्ट है एक चीज का, कोई भी सवाल उसके सामने रखो उस फील्ड का, वो 1 मिनट में जवाब दे देगा आपको, ठीक है ना। लेकिन उसकी कंट्रीब्यूशन क्या होगी, उसकी कंट्रीब्यूशन महदूद है। वो एक डोमेन के अंदर ही काम कर सकता है, उसके बाहर कुछ नहीं कर सकता। आजकल की जो फील्ड है वो ऐसी है कि जो आपको बहुत सी चीजें मालूम करनी पड़ेंगी। आप प्रोजेक्ट मैनेजर है जैसे, उसको थोड़ी 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 बातें सब चीजों की मालूम होती है। तो ये कह देना कि मैं अगर पेट्रोलियम में काम कर रहा हूं तो मैं कंप्यूटर को हाथ नहीं लगाऊंगा, या मैं अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूं तो मैं कंप्यूटर को हाथ नहीं लगाऊंगा, और कंप्यूटर को हाथ लगाऊंगा तो सिर्फ और सिर्फ कैट कैम्स के लिए और सीएई के लिए लगाऊंगा। ये गलती है, बहुत बड़ा गलत है कर रहे हैं आप। इसलिए कि जो एनालिसिस होती है, ठीक है ना, टूल्स फॉर एनालिसिस चेंज होते रहते हैं दुनिया में। जब हम शुरू कर रहे थे एनएडी के अंदर, तो हमारे जमाने से पहले वाले जमाने ने एक रूलर होता था, क्या नाम है उसका याद भी नहीं है मुझे, जो यूज करते थे वो कैलकुलेशंस के लिए। हमारे सामने वो कैलकुलेटर्स आ गए छोटे छोटे से, ठीक है ना। तो हमको वो चेंज करना पड़ा, वरना तो पहले एक कोर्स होता था, उस स्लाइड रूलर को चलाने के लिए आपको पहली क्लास के अंदर सिखाया जाता था एक कोर्स के तौर पे कि स्लाइड रूलर चलाते कैसे हैं, ताकि आपको मैथमेटिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वगैरह है ना ये आप कर सकें। आप सोचें, उसके बाद वो टेक्नोलॉजी बदली तो एक कैलकुलेटर्स आ गए, कैलकुलेटर्स के अंदर आपको सिर्फ पंच करना था, लेकिन फिर कैलकुलेटर्स मेमोरी कैलकुलेटर्स आए, उसके अंदर प्रोग्रामिंग आनी शुरू हो गई, जो उसके बाद फिर कंप्यूटर्स आने शुरू हो गए। तो ये जो प्रोग्रेशन है ना, ये तो टेक्नोलॉजी प्रोग्रेशन है जो कि आपको अपने
फील्ड के अंदर रहते हुए भी सीखनी पड़ेंगी। बहुत से लोग हैं जो कि कहते हैं कि बस मैं एक मैकेनिकल में हूं तो अब मुझे सिर्फ और सिर्फ हार्डकोर मैकेनिकल की चीजों के अंदर कंसंट्रेट करना है। ओ भाई, आईसी इंजन तुम पढ़ रहा हो, वो कल से इंजन बनना बंद हो जाएंगे, अब क्या करोगे तुम? अब ये करोगे 100% बंद हो जाएंगे? नहीं, 100% बंद नहीं होंगे, लेकिन गाड़ियों में लगना बंद हो जाएंगे। हालांकि वही इंजन शायद आपको वहां पे जो पावर जनरेशन के जनरेटर्स हैं उसमें लगे हुए नजर आएंगे, वो तो वहां पे तो नहीं खत्म होंगे। वो जब तक हमारे पास कोई दूसरा ऑल्टरनेट नहीं हो जाएगा कि बिजली बनाने के लिए मैं बिजली की मोटर तो यूज नहीं करूंगा ना। समझ में आ रही ना बात मेरी आपको? तो क्या मैं अगर मुझे वही काम करना है तो मैं बैटरी यूज कर लूं? मैं क्यों एक एनर्जी को दूसरे में कन्वर्ट करके उसी चीज में कन्वर्ट करने की दोबारा कोशिश करूं? तो बेवकूफी है ना मेरे लिए। तो ये चीजें कह देना कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक का चैंपियन रहूं, गलत है। मैं अपनी पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि मैं गलत हूँ टोटली, लेकिन जो फील्ड आजकल की है उसमें आपको मुख्तलिफ चीजों में एक्सेल करना पड़ेगा। और ये जरूरी नहीं है कि आप 4 साल वेट करें, आप 4 साल के अंदर ही वो स्किल सेट पैदा करने की कोशिश करें अपने अंदर। मैं हर एक से कहता हूँ कि पाइथन सीखो, मैं हर एक से कहता हूँ मशीन लर्निंग सीखो, मैं हर एक से कहता हूँ ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखो, मैं हर एक से कहता हूँ, इसलिए कि ये वो चीजें हैं जो आप किसी भी टेक्नोलॉजी में यूज कर सकते हैं और करेंगे, कर सकते हैं और करेंगे। तो मैं इसके तो खिलाफ हूं बिल्कुल कि आप एक ही चीज में बैठ जाएं। चाहता हूँ कि आप अपने आप को वैरायटी में करें। देखिए, आपका जो एरिया होगा ना वो एक जगह जाके स्टैग्नेंट हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे आप? कुछ नहीं करेंगे, आपके पास कुछ है ही नहीं उसके अंदर एक्सेल करने के लिए, कुछ करने के लिए है ही नहीं उसके बाद। तो अब आप क्या करेंगे कि आप ये देखेंगे कि मैं पहले मैथ करता था हाथ से बैठ के, फिर मैंने कैलकुलेटर यूज करना शुरू कर दिया, फिर मैंने कंप्यूटर यूज करना शुरू कर दिया। तो भाई ये तो बदलती रहेंगी ना चीजें। स्पीकर यूज करते हैं, हेडफोन्स यूज करते हैं, वो तो पुराने जमाने का भी तो है। भोंपू, वो जो बड़े बड़े भोंपू होते थे पाकिस्तान वगैरह के अंदर हर जगह, वो तो थे ना, अभी भी होंगे। टेक्नोलॉजी उधर भी है, लेकिन अब वो जो जो ब्लूटूथ के स्पीकर्स आ गए हैं तो उसका मतलब ये है कि वो स्पीकर्स में फर्क आ गया, टेक्नोलॉजी बदल गई है, लेकिन कॉन्सेप्ट और जो आउटपुट है, जो प्रोडक्ट है, उसका उसकी जो फीचर्स हैं वो डिफरेंट है, क्राइटेरिया वही है। एनी अदर क्वेश्चन? तो इसके अंदर एक चीज मैं ये ऐड अस्सलाम करूंगा वालेकुम सर। कर ले। सर, ये इस वाली बात में यही ऐड करूंगा कि डेटा साइंस जो है उसको आप अपनी जिस फील्ड को आपने 4 साल पढ़ा है उसके अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। पेट्रोलियम जो है उसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पेजेस का डेटा होता है। और मैंने लिंक्डइन और डिफरेंट जगहों पे मैं कुछ ऐसे इंजीनियर्स को भी जानता हूँ जो एज अ पेट्रोलियम इंजीनियर होते हुए डेटा साइंटिस्ट लगे हुए हैं कंपनीज के अंदर, पेट्रोलियम रिलेटेड ही। तो हर चीज की एप्लीकेशन हर फील्ड के अंदर है। अब अगर मैं सिर्फ पेट्रोलियम इंजीनियर जो मैंने 4 साल में पढ़ा उसी को मैं बस लेकर चलूं तो फिर मेरा आगे कोई फ्यूचर नहीं होगा। मुझ में और किसी और कैंडिडेट के अंदर कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। तो अभी हमने रिसेंटली एक वेबिनार भी करवाया था एसपी के प्लेटफॉर्म से। जो स्पीकर थी वो इंटरनेशनल थी, साथ में वो एक डेटा साइंटिस्ट भी थी। तो वो जो काम कर रही थी वो एज अ डेटा साइंटिस्ट काम कर रही थी, वो डेटा एनालिसिस्ट के तौर पे काम कर रही थी वहां पे। तो बस ये चीज है कि हर चीज की एप्लीकेशन हर फील्ड में होती है। अब अगर मुझे डेटा साइंटिस्ट में बन गया तो मैं सिर्फ अपनी फील्ड ही नहीं बाकी फील्ड्स को भी परस्यू कर सकता हूँ, मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खुल जाएंगे। मैं आपको बताऊं एक बात, रईस आपने बहुत अच्छी बात करी। ये एक जो ये जो टर्मिनोलॉजीज है ना दुनिया के अंदर जो आती रहती हैं, डेटा साइंटिस्ट, एनालिटिक्स, ये हमेशा होती है। हम इसको किसी और नाम से जानते थे। आप जो बात कर रहे हैं ना आजकल के, इसके पीछे जो साइंस है, इन तमाम टेक्नोलॉजीज का नाम आपने लिया, अभी इनके पीछे जो साइंस है वो बेसिकली वही पुरानी स्टैटिस्टिक्स की और प्रोबेबिलिटी की साइंस है जो हम पिछले 300 साल से पढ़ाते हुए आ रहे हैं और पढ़ते हुए आ रहे हैं। कोई नई चीज नहीं है, एक नया एल्गोरिथम नहीं क्रिएट हुआ है, ठीक है, सिवाय उन एल्गोरिथम्स के जो के नए एरिया में थे, ठीक है। तो उसको सर उसको अगर हम देखते हैं ना उन चीजों को, तो उसमें ये बहुत जरूरी है
कि ये याद रखें कि जो डेटा है ना, अब अच्छी बात ये हुई है पिछले 15 20 25 साल के अंदर कि हमारे पास कंप्यूटेशंस की वजह से डेटा की क्वांटिटी बहुत बढ़ गई है। अब वो जो पहला डेटा जो हम एक हाथ से कर लिया करते थे, उसको हाथ से करने और दिमाग से सोचने की सलाहियत कम हो गई है। उसके लिए हमें वही मेथोडोलॉजीज, वही टूल्स, वही टेक्निक्स जो हमने स्टैटिस्टिक्स में सीखी थी, चाहे वो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस हो, चाहे वो आपकी जो ग्रुपिंग मेथोडोलॉजीज हो, वो तमाम की तमाम आप कंप्यूटेशंस के अंदर हो गई हैं। फिर ये बिग डेटा आ गया, इसने और आसान कर दिया है एनालिसिस को करना। कर अभी भी वही काम रहे हैं आप, लेकिन अब आपके पास जो टूल्स है ना वो बदल गए हैं। आप बजाय खुदाल के से को लेके गड्ढा खोदने के, अब आपके पास एक बहुत अच्छी सी मशीन है जो कि रोबोटिक आर्म के अंदर आपको वही काम करके दिखाती है, बड़े अमाउंट के अंदर, छोटे से टाइम के अंदर। ये फर्क है बस। तो ये जो टूल्स है ना, ये टूल्स हैं, ये कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, सॉरी ये कोई सब्जेक्ट एरिया नहीं है, ये टूल्स हैं। आपको ये बात खासतौर पे जो कि इंजीनियर्स हैं ना, उनके लिए डेटा साइंस जो है ना, वो कोई अलग सी फील्ड नहीं है। आप कर चुके हैं ये काम, आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ चुके हैं। ये और बात है कि हमारे यहाँ जिस तरह बेवकूफ तरीके से वो स्टैटिस्टिक्स पढ़ाते हैं, वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है जिसको आप पढ़ाना चाहिए। ये 1942 की तो स्टैटिस्टिक्स हो सकती है, लेकिन 2022 की नहीं हो सकती। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा एक क्वेश्चन और भी था कि अ, जैसे हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज ऑफर होते हैं, वो बाहर के मुल्कों में ज़्यादा अच्छे कोर्सेज होते हैं जो बहुत इंटरेक्टिव होते हैं, जो हमारे स्किल्स से भी बहुत ज़्यादा मैच कर रहे होते हैं, जिसमें हम मास्टर्स करने की सोच रहे होते हैं। तो कुछ कोर्सेज मैंने ऐसे देखे हैं कि कुछ जर्मनीज में ऑफर हो रहे हैं, कुछ इटली में भी बहुत अच्छे कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जैसे आपने बताया अभी कि डिपॉजिट करवाना पड़ता है जर्मनी के अंदर। तो लेकिन इटली के अंदर ये सीन नहीं है हमारे पास। इटली के अंदर ये है कि आपको सिर्फ बैंक अकाउंट शो करवाना पड़ता है और आप जाकर पढ़ सकते हो इटली के अंदर। तो हम अगर यहाँ से इटली के लिए जाए मास्टर्स के लिए, और वहाँ पर आपको फिर 18 मंथ्स का जॉब सर्चिंग वीज़ा मिलता है, तो उसमें आप अगर जर्मनी जाके, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज ऑफ कोर्स जर्मनी में बहुत ज़्यादा है, वाइड है, तो बिल्कुल ये ज़्यादा बेहतर नहीं है कि आपके बिल्कुल अगर कोई फाइनेंशियल अगर प्रॉब्लम है तो आप इटली से मास्टर्स करें, आपके जो अच्छा कोर्स लगे अच्छे यूनिवर्सिटी से, फिर बिल्कुल। आप मूव आउट करें पूरे यूरोप के अंदर या फिर किसी और कंट्रीज के अंदर जहाँ पर आप प्रॉब्लम चाहते हो। प्रॉब्लम ये बहुत अच्छी बात करी तुमने। इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम होता है, वो ये होता है कि वेस्टर्न यूरोप के अंदर जो लैंग्वेजेस है ना, वो इतनी डिफरेंट हैं कि हद नहीं। इटालियन जो होंगे वो इवन आपको अगर इंग्लिश में पढ़ाएंगे, तो जर्मन जो है वो कोशिश करते हैं कि आपको जर्मन में पढ़ाएं। वो जर्मन के बाद पढ़ाने के बाद आप जो जॉब करेंगे, तो यकीन तौर पे आपको उसके अंदर भी वो होगी कि आपको जर्मन थोड़ी बहुत आनी चाहिए, ताकि वो आप समझ सकें उनकी बात को। वो 100% 100 वो जो होती है इंटरेक्शन जो होता है, वो इतना कामयाब नहीं होता। लेकिन पैसा बचाने के लिहाज से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। और ये जो अपॉर्चुनिटीज होती है ना, ये आपको एकदम से क्लियर कट नजर नहीं आती, लेकिन ये अपॉर्चुनिटीज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज होती हैं कि आपको कोई एग्जैक्टली फ्री सर। ऑफ कॉस्ट बनाए चीजें। और मैं फिर कहूंगा कि आप लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं कि आपके पास जो नेट के ऊपर अपॉर्चुनिटी जो रिसोर्सेज मौजूद हैं पढ़ाई के और पढ़ने के, वो इतने ज्यादा हैं कि आप बड़े इत्मीनान से चाहें ना तो बहुत सी नई चीजें सीख सकते हैं, बहुत सी ज्यादा नई चीजें सीख सकते हैं। और ये वही चीजें होती हैं जब जो आप किसी क्लासरूम में बैठ के सीखें। अगर आप में स्ट्रक्चर है, टाइम मैनेजमेंट की क्वालिटी है, और सब पे सबसे ज्यादा परसेवरेंस है कि आप कंसिस्टेंटली कोई काम कर सकें, तो ज्यादातर ये जो अपॉर्चुनिटीज हमारे पास मौजूद है ना नेट के ऊपर, ये आपको बहुत आगे तक लेके जा सकती हैं। तो हमारे पास अब बहुत खुशकिस्मत है। मैं कल भी अपने एक दोस्तों की महफिल में ये कह रहा था कि हमने इतना वक्त देखा, एवोल्यूशन का देखा, टेक्नोलॉजी एवॉल्व हुई हमारे सामने, हमने अपने आंखों से देखा है इवॉल्व होते हुए चीजों को, कि किस चीज में थी और किस शेप में आ गई वो।
हमने वो सीखी हैं तमाम बातें। और मैं अगर वापस आना चाहूँ दुनिया में, तो मैं आज की दुनिया में पैदा होना चाहूंगा, ताकि मैं ये यूज कर सकूं सही तरीके से। आप लोग बहुत फॉर्चुनेट हो, बहुत बहुत खुशकिस्मत हो। और क्वेश्चन? ये इनकम्प्लीट है टॉक हमारी। अगर तुम लोग चाहो दानियाल, तो हम नेक्स्ट वीक भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। देखो, जो अब्रॉड जाना का एक डिसीजन होता है ना, वो एक आसान डिसीजन नहीं होता, बहुत पर्सनल डिसीजन होता है ये एक तो। और दूसरा ये है कि आप उसको उसी वक्त किसी से वो फायदा ले सकते हैं जब वो आपके सवालात को आंसर कर सके। अगर आप सवाल नहीं पूछोगे, तो मैं तो वो बातें बताऊंगा जो मेरे दिमाग में है। मैं पिछले 25-30 साल से यही काम कर रहा हूँ। मेरी अपनी लैब के अंदर पता नहीं कितने पाकिस्तानियों ने पढ़ा है, मेरे अंडर में कितनी पाकिस्तानियों ने दूसरे लोगों ने पढ़ा है। बल्कि हमारे जो डायरेक्टर हैं खुसरो अजमत साहब, वो मेरे मेरे अंडर पढ़े हुए हैं, उन्होंने ट्रेनिंग मेरे अंडर में अंडर की है। इसी तरह आपके जो वाइस वो हैं मैकेनिकल के जो चेयर हैं, उन्होंने मुबशिर ने, वो उन्होंने मेरे अंडर में काम किया हुआ है। तो ये चीजें जो है ना, ये पर्सनल होती हैं बहुत। आप जितना ज्यादा सवाल करेंगे, उतने ही ज्यादा आपको उसके अच्छे जवाब मिलेंगे, जिससे आपको डिसीजन मेकिंग के अंदर आसानी होगी। एग्जैक्टली सर, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैसला भी होता है हमारे लिए कि हम किस कंट्री में मूव आउट करें, और फिर अगर आपको वहाँ पर सेटलमेंट करनी है तो उसके लिए आप बंदा यहाँ से चले जाए तो जाता है, लेकिन फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा उसे स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो इसलिए ये डिसीजन लेने पहले आपको सही से अगर सही गाइड मिल जाए तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होता है। मेरे एक भांजे ने मैकेनिक उसमें इलेक्ट्रिकल में किया था कराची से। उसके बाद वो जर्मनी चला गया। उसने आसान तरीका काम अख्तियार करा। उसने वहां पे एक जर्मन से शादी कर ली है, और अपने दोनों मियाँ बीवी बड़े खुश हैं। पाकिस्तान आता रहता है, जॉब भी कर रहा है वहां पे, मास्टर्स भी अब शुरू तैयारी कर रहा है। लेकिन वो मास्टर का तैयार वो गए हुए उसको 7 साल हो चुके हैं। और तो ये जो है कि वहां पे जाके स्ट्रगल करना, और क्या आप पढ़ाई के लिए जा रहे हैं या फिर जॉब के लिए जा रहे हैं, वो गया इंटेंशन के साथ था कि मुझे जॉब करनी है, मुझे पढ़ाई नहीं करनी है अभी। तो हर आदमी का अपना अपना इंटेंशन होता है, अपने अपने अपनी अपनी उसके नॉर्म्स होते हैं, उसकी अपनी पर्सनालिटी होती है, उस लिहाज से आप करते हैं चीजें। तो ये कोई वो नहीं है कि आपको एक एक कोई एक ऐसा कुक बुक का फॉर्मूला नहीं है जो कि सब लोग अगर इस्तेमाल करेंगे तो सालन एक जैसा बनेगा। हाँ उसामा, आपने हाथ उठाया हुआ। सॉरी उसामा, मैंने आपका वक्त ले लिया, मैं अब बंद कर रहा हूँ उसको, सॉरी। नहीं सर, कोई बात नहीं सर। मैं माजरत चाहता हूँ कि मैंने लेट ज्वाइन करा। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे अभी यहाँ सब फाइनल ईयर की डिस्कस कर रहे हैं चीज़ों को। सर मेरा थोड़ा सा पर्सनल सवाल ये है, जैसे इन दी एंड गोल सर हमारा क्या होना चाहिए? देखिए हर चीज की जो चीज जुड़ा हुआ है ना, वो एक ना एक स्ट्रगल से जुड़ा हुआ है। मुझे पता है कुछ नहीं मिलेगा, लगे रहेंगे, आज नहीं 40 दिन बाद 50 दिन बाद मिल जाएगा वो। लेकिन सर जैसे हम अगर निकल जाते हैं बाहर, तो फिर वापस भी आना है या नहीं आना? क्योंकि मैं अकेला बेटा हूँ अपने घर का ना, मतलब अम्मी अबू का। सो मतलब वेन एवर आई एम टॉकिंग अबाउट कि यार मम्मी मैं जर्मनी निकल जाता हूँ, सब कोई ये नहीं बोलता कि नहीं जाओ, कोई ये नहीं कहता कि, सब ये बोलते हैं हाँ भाई क्यों भाई, सब दुआ देते हैं। लेकिन इन दी एंड गोल क्या होगा? क्या जिंदगी भर जो है हमें फैमिली से अलग रहना पड़ेगा? मतलब जो लाइफ आप लोगों ने देखी है, आप लोगों ने कुछ कैरेक्टर्स देखे होंगे जो हमारी तरह ही होंगे, हमारी तरह उनके अंदर स्पार्क होगा, हमारी तरह कुछ ऐसे ही होंगे जो जूनियर्स होंगे। तो सर इन दी एंड गोल रिजल्ट क्या निकलेगा इसका? मतलब अगर मैं जर्मनी चले जाता हूँ और मैं मास्टर्स करता हूँ, ब्लू कार्ड पे मुझे किसी ऑटोमोटिव कंपनी में जॉब मिल जाती है, या मैं स्टार्टअप कर लेता हूँ, या फिर कल को मैं स्वीडन मूव हो जाता हूँ या यूएस मूव हो जाता हूँ जॉब के लिए, वापस कब आएंगे? या फिर
पेरेंट्स का क्या है, और फिर जो शादी वगैरह होती है, और मतलब बहुत वो आला सवाल है, जिंदगी में बहुत कब आला सवाल है। अ, बेहतरीन। मैं इसका बहुत ही, तुमको 5 मिनट का लगेंगे मुझे, लेकिन मैं तुमको एक बहुत सुनाता हूँ। हम एक जब हम एक हमारा एक वो कहते हैं, जैसे तुमने भी मैंने यूज करा ना कि कुक बुक फॉर्मुलेशन, ये एक रेसिपी लिखी हुई है और उस रेसिपी को आपको यूज करना है। हर आदमी यूज करेगा रेसिपी को, खाना तो वही बनेगा, नाम उसका वही होगा। अगर आलू का सालन बना रहा हो तो आलू का सालन ही बनेगा, लेकिन टेस्ट मुख्तलिफ होगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल यही है सर, मैं जो अभी तुमको बता रहा हूँ, जो तुमने सवाल किया उसका जवाब के तौर पे एक कुक बुक फॉर्मुलेशन है हमारे पास, ठीक है ना। अगर आप उस कुक बुक फॉर्मुलेशन पे रहेंगे, सक्सेस तो होगी, लाजमी होगी, यानी कि कोई कोई इसमें कोई शक की बात नहीं है कि सक्सेस ना हो। प्रॉब्लम यह है कि लूज क्या 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 करेंगे आप, आर यू रेडी टू लूज दोस थिंग्स, ठीक है ना। ये है मिसाल के तौर पे, मैं अभी अभी आपसे आने से पहले बता रहा था कि आप F1 पे यहाँ पे आते हैं अमेरिका के अंदर, F1 वीजा पे आते हैं, आपने मास्टर्स हासिल किया, आपको 2 साल का उन्होंने अब ऑप्शन दिया कि जाओ जाके जाके जॉब कर लो, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, 2 साल ट्रेनिंग लो यहाँ पे। तो वो ट्रेनिंग की जॉब होती है, 2 साल की ट्रेनिंग की जॉब ली, 2 साल की ट्रेनिंग की जॉब में आपको आपने बड़ा जबरदस्त इंप्रेशन दिया अपनी कंपनी वालों को, और कंपनी वालों ने 1 साल के बाद ही आपसे कहा कि यार तुम बहुत वैल्यूएबल हो मेरे लिए, मैं तुमको छोड़ना नहीं चाहता। और उसके बाद उन्होंने आपके लिए कहा कि हम आपको अपने तौर पे हायर करने की कोशिश करते हैं। अब उसका तरीका ये होता है कि आपका F1 वीजे को कन्वर्ट करना होता है आपके लेबर वीजा के ऊपर। लेबर वीजा कहलाता है H1 वीजा। H1 वीजे के ऊपर वो क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। देयर आर 20,000 to 70,000 वीजा होते हैं हर साल के, उससे ज्यादा किसी को नहीं मिलते। तो वो अप्लाई करते हैं, अक्टूबर में अप्लाई करते हैं, आपको डिसीजन मिल जाता है कि हाँ इस बंदे को तुम H1 पे हायर कर सकते हो। आप लकी हुए, आपका नंबर आ गया, आप H1 की लाइन में लग गए। अब आपका H1 जो है 6 साल तक चलेगा। 2 साल के बाद कंपनी वालों को ख्याल आता है कि यार ये बंदा अगर मुझे छोड़ के चला गया ना तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए, इसलिए कि ये बंदा जो है वाकई मेरी कंपनी के लिए बड़ा कारआमद है, ये जिस तरह काम कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, वी नीड है। और हर तो वो क्या करते हैं, कहते हैं कि अच्छा हम तुम अब आप भी थोड़ा सा बढ़ जाते हैं अपनी वैल्यू वैल्यू देख के। आप भी कहते हैं भाई देखो अगर वो मुझे रखना चाहते हो तो मुझे तुम स्पॉन्सर कर दो रेजिडेंसी के लिए, यानी कि अब मुझे तुम सिटीजनशिप के लिए वो करो, स्पॉन्सर करो। तो कंपनियां जो होती हैं फिर वो स्पॉन्सर करती हैं आपको, किस काम के लिए, कि इस बंदे को रेजिडेंसी दी जाए। तो उसमें ये होता है कि भाई आपके पास जॉब होती है, वो आपकी जॉब के बेसिस के ऊपर, अगर आप डायरेक्ट जा रहे हैं मास्टर्स करने के फौरन बाद, तो आपका इस वक्त 3 से 4 साल के अंदर सारा काम हो जाता है, आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है। ठीक है, अब आप परमानेंट रेजिडेंसी आपको मिली, ग्रीन कार्ड मिला, और उसके बाद 5 साल के बाद आपको ऑटोमेटिक आप सिटीजन बन गए। ये तो हो गया एक राउट। दूसरा राउट ये होता है कि आपने मास्टर्स किया हुआ है, उसके बाद आपने PhD भी कर ली, या सिर्फ मास्टर्स ही कर रखा है, लेकिन आपका काम ऐसा है जो कि हमारी गवर्नमेंट के लिहाज से बड़ा ही एसेंशियल काम है। अब आपकी एक दूसरी कैटेगरी के अंदर वो अप्लाई करते हैं सिटीजनशिप के लिए, वो काम हो जाता है 3 महीने के अंदर, और आप 3 महीने के बाद सिटीजनशिप ले लेते हैं। तो 2 साल आपके वहां पे लगे पढ़ाई के अंदर, 2 साल आपने, 1 साल आपने उस पे काम किया अपने जिसको हम OPT कहते हैं, ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे काम किया है। उसके बाद आप H1 पे आ गए 2 साल के लिए, और उसके बाद फौरन आपको ये हो गया। तो आप वो एक बन जाता है। अब इसमें जो लूज करना होता है, जो आप उसामा ने कहा ना कि क्या होगा किस तरह, तो ये जो फॉर्मुलेशन है ये सबके लिए है, सब कर सकते हैं, हर आदमी को मिल सकती है ये चीज, हर आदमी ये काम कर सकता है। और मैं, चाहे वो आप इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, जर्मन हो, चाइनीज हो, जो भी अमेरिका में आएगा ये यही राउट होता है उसके पास। बड़ा सिंपल राउट है, बहुत जल्दी हो जाता है काम। लूज क्या करते हैं,
लूज क्या करते हैं कि फैमिली लूज करते हैं। अब आप यहाँ पे अकेले हैं, ठीक है, शादी कर लिया आपने, बेगम को लिया है यहाँ पे, ठीक है, अब बेगम भी अकेली हो गई, आप भी अकेले हो गए, सारे काम खुद कर रहे हैं, ठीक है, मेहनत दोनों को करनी है। हो सकता है आपकी जॉब में बेगम भी जॉब कर रही हो, या आपकी जो हस्बैंड है वो भी जॉब कर रहे हो, अब आप दोनों मिलके काम कर रहे हैं, फिर बच्चे हुए, बच्चों की वजह से किसी एक आदमी को जॉब छोड़नी होगी थोड़े दिन के लिए, फिर जब बच्चे 5-6 साल के हुए तो आप वो स्कूल जाना शुरू करा, तो अब आपने फिर जॉब शुरू कर दी, दूसरे ने भी, अब दोनों जॉब कर रहे हैं। तो हो सकता है कि एक कहे कि मैं जॉब नहीं कर रहा, अब एक ही आदमी जॉब करे, ये भी हो सकता है, वो होता है। माँ बाप का क्या हुआ? माँ बाप का ये हुआ कि तुम अकेले हो, अभी तुमने कहा सौमा तुम अकेले हो। यस सर, जी जी जी। अच्छा, मेरी 3 बहनें हैं और इसके अलावा, लेकिन ये है कि मैं अकेला भाई हूँ। अरे मेरे 3 बहनें हैं तो छोड़ो यार, तुम मुझसे देखो, मेरी 7 बहनें हैं, माशाल्लाह मैं भी सर। अकेला हूँ, ठीक है, और 7 बहनों में से जी मेरे पास 2 जो हैं वो अडॉप्टेड हैं, जो मुझसे छोटी हैं दोनों। माशाल्लाह। तो हमारे अब्बा को तो यही शौक था, तो वो जो है, अब आपका पास ये है कि आपके अपने कमिटमेंट्स होते हैं लाइफ के, ठीक है ना, उसमें अब आपको ये फैसला करना होता है कि कौन सा वाला आपका अपना डिसीजन जो होगा वो आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए बेस्ट हो, ठीक है ना। अब जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ तो मोस्ट ऑफ माय सिस्टर वर नॉट मैरिड, so my biggest challenge was to how to ensure that each one of them got married, have their own life and everything. So the question become that if I would have stayed in Pakistan, come back, मैं बस बेसिकली पहला मास्टर्स करने के बाद मैं वापस आ गया था मैं पाकिस्तान, I didn't want to leave my parents. मैंने पहला मास्टर्स किया, मैं यहाँ पे जॉब थी मेरी फोर्ड के अंदर मोटर कंपनी में, मैंने वो जॉब छोड़ी, मैंने अपनी जगहों पे अपने तमाम दोस्तों को लगाया वहाँ पे जॉब्स के ऊपर, और मैं यहाँ पे आ गया पाकिस्तान। फिर मैं पीएचडी के लिए गया यहाँ से, मैं जब एनईडी में पढ़ा रहा था तो मैं फिर यहाँ से पीएचडी के लिए चला गया। लेकिन जो मैंने एनालाइज किया वो ये किया कि अगर मैं पाकिस्तान में रह के कमाता हूँ, बाय द वे उस जमाने में आप लोग तो बड़े लकी हो, हमने जब पहली जॉब करी थी, हमारी पहली जॉब के ऊपर हमको मिले थे 1500 रुपए महीना, और उस जमाने में डॉलर की वैल्यू तो जो थी वो $20 थी, 20 रुपीस की था डॉलर, और हमने $1500 से स्टार्ट किया था। और ये मैंने मैं टेक्सटाइल मिल में काम कर रहा था, जब मैं ड्यूरिंग माय स्टडीज या एनडी की स्टडीज के अंदर मैं एक टेक्सटाइल मिल में काम करता था। तो आई स्टार्टेड एज अ स्वीपर, जो स्वैप करते हैं ना, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आप जाते थे एक डंडा लेके, और आप जो कॉटन होता था उसको पिक करते थे। और जब मैंने यस सर। बैचलर्स कर ली थी उस जमाने में मैं वहां पे सुपरवाइजर था। at that time my salary was $17,000 रुपीज। मैंने उसको छोड़ के कि नहीं मैं अब अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री से जॉब लूंगा, उसको छोड़ के मैंने 1500 रुपए की जॉब नया दौर में शुरू करी थी मोटर्स में। तो ये सैक्रिफाइसेस करनी पड़ती हैं आपको लाइफ के अंदर। फिर सेक्रीफाइस ये कि आपके पास क्या इतने पैसे होंगे कि आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। फैमिली सपोर्ट करने के लिए क्या आप कहाँ कहाँ होना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान में उस जमाने में बहुत कम थी, आजकल पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, और ख़ास तौर पे जिसको हम एंटरप्रेन्योरशिप के तौर पे जो हम देखते हैं, और फ्रीलांसिंग के तौर पे जो हम अपॉर्चुनिटीज देखते हैं बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबलाइजेशन, ये बहुत ज़्यादा है। तो अगर मैं आज की ज़िंदगी में होता पाकिस्तान के अंदर, जैसे मैं बता रहा था अभी किसी को कि मैं सोच रहा था कि अगर मैं होता पैदा तो मैं आज के दौर में पैदा होना चाहता, इसलिए कि जो अपॉर्चुनिटीज आज है ना, वो इतनी अपॉर्चुनिटीज हमको पहले नहीं मिली थी कभी भी। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आई थिंक ये वे पर्सनल डिसीजंस होते हैं, ये आपको लेने पड़ते हैं, बहुत टफ होते हैं। मेरे लिए भी बहुत टफ थे, मीनिंग कि आपको ये भी डिसीजन लेना पड़ेगा कि यार अगर आपने फर्ज करो पैसा कमा लिया और आपने अपनी किसी एक बहन की शादी करवा दी वहां पे, तो क्या अब आप वहां पे जाके उसको अटेंड भी करेंगे या नहीं। इसलिए कि शुरू में आपके पास इतना पैसा नहीं होगा कि आप पैसे भेजें भी
और फिर यहाँ से अपना खर्च करके दोबारा जाएं और वहां पे शिरकत भी कर लें। बहुत से लोग होते हैं जो नहीं करते, कहते हैं एक काम कर लो, वहां पे शादी होना जरूरी है, मेरा होना या ना होना जरूरी नहीं है। और इसी तरह फिर आप पेरेंट्स को यहाँ बुला लेते हैं अपने पास, वो भी एक बहुत बड़ा इश्यू है। इसलिए कि पेरेंट्स जो है वहां पे बड़े इंडिपेंडेंट थे, यहाँ पे वो डिपेंडेंट हो जाते हैं आपके, आपकी वाइफ के। और मूव करना इतना आसान नहीं होता है यहाँ पे। तो आपके पास कोई बहुत बड़े, कोई पड़ोस में कोई खाला जान नहीं रह रही कि आपने जाके खाला से बात करनी शुरू कर दी। तो वो जो आइसोलेशन मिलती है पेरेंट्स को, वो एक अलग इशू होता है, ठीक है ना। तो ये जो डिसीजंस है ना, ये लाइफ के डिसीजंस इतने आसान नहीं होते कि मैं आपको इसका सोल्यूशन बताऊं। मैं ये बता सकता हूं आपको कि तुम पहले आदमी नहीं होगे जिसने ये डिसीजंस लिए हों, और तुम आखिरी आदमी नहीं होगे जिसने ये डिसीजन लिया हो। तुम पहले आदमी नहीं होगे जिसने कोई ऐसा डिसीजन लिया हो जिसके अंदर उसने माँ बाप को अलग छोड़ा हो, और तुम आखिरी आदमी नहीं होगे जो ये काम करेगा। तुम पहले आदमी नहीं होगे जो कि अपने वालिदैन को यहाँ पे लेकर आओगे, और तुम आखिरी आदमी नहीं होगे जो अपने पेरेंट्स को यहाँ पे लेकर आओगे। अब यहाँ का मतलब है एनी अब्रॉड कंट्री। तो ये एक है डिसीजन जो टफ होते हैं। और जो मैं कभी तुमसे बात कर रहा था कि उसामा के, अगर तुम सिमुलेशंस पे काम कर रहे हो, सीएई पे काम कर रहा हो, तो जरूरी नहीं सीएई जो है सारा का सारा वो स्ट्रक्चर हो। आजकल जो सीएई है वो तो हम ये जो तुम्हारी ऑटोनोमस व्हीकल्स हैं, अभी एक सॉफ्टवेयर मैं यूज कर रहा था कि जिसके अंदर ऑटोनोमस व्हीकल को हम क्रिएट कर सकते हैं सिमुलेशन के एनवायरनमेंट के अंदर, रन कर सकते हैं, उसके टेस्टिंग कर सकते हैं। किसी भी हमारी जो पाथवे होती है उसके ऊपर हम टेस्ट कर सकते हैं उसको, और उसके रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। तो ये जो अभी कोई कह रहा था ना कि मैं अपनी फील्ड में, तो आप किस फील्ड में है? आप इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है। तो अब आपने इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर सिर्फ कैड के ऊपर जो डिजाइन है, जो स्ट्रक्चर का डिजाइन है, ज्यादातर प्रोडक्ट का डिजाइन है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं, जो कि हार्डकोर है। मैं आपको बता रहा हूं कि इससे बियॉन्ड यही टेक्नोलॉजी जो है, जो इसकी बेस टेक्नोलॉजी यही है कि सिमुलेशन कर रहे हैं आप, बजाय इसके कि सिमुलेशन के अंदर आप यूज कर रहे हैं एफईए का मेथड, फाइनल अरेंजमेंट का मेथड। अब आप यहाँ पे सिमुलेशन, डिस्क्रीट सिमुलेशन एनालिसिस या कंटीन्यूअस सिमुलेशन एनालिसिस कर रहे हैं, और उसके रिजल्ट्स डिफरेंट आ रहे हैं आपके पास। मेथड वही है, टूल्स डिफरेंट हो गए। और अब ये आपका मैकेनिकल और मैकेनिकल इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग से अलग होके अब ये दूसरी एरिया को टच करने लगा है। तो ये बड़ा कॉमन हो गया है। अब ये कोई इतनी बाइफरकेशन जो है या बाउंड्रीज क्रिएट नहीं हुई है। मैकेट्रॉनिक्स है आपका, वो इतनी इंपॉर्टेंट हो गई थी आज से 5, 10, 15, 20 साल पहले, एकदम से गायब हो गई है, इसलिए कि उन्होंने कहा कि ये तो सब एक जैसी चीज है। मैं एम्बेडेड सिस्टम जो रखूंगा गाड़ी के अंदर, उसके लिए मुझे जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर को ला सकता हूँ, मैं कंप्यूटर साइंसिस्ट को ला सकता हूँ वहां पे, तो जरूरत नहीं होती। तुम्हारा सवाल बहुत जबरदस्त है बॉस, इसका जवाब मेरे पास तो नहीं है। कम से कम वैसे भी अपने एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि ये टफ होता है बहुत, और इतना आसान नहीं होता है। और जैसे जैसे आप किसी दूसरे मुल्क के अंदर ज्यादा टाइम गुजार देते हैं, उतना ही जो सेपरेशन होता है आपका अपने बेस कंट्री से, वो बढ़ता रहता है। तो ये इतना मैं बहुत से अपने दोस्तों को जानता हूँ जो वापिस आए। आपके जो वाइस चांसलर हैं सरोज साहब, सरोज और मैं एक साथ ही ऑलमोस्ट हर चीज हमने दोनों एक साथ करी है। बिल्कुल टाइमिंग के लिहाज से हम दोनों में कोई फर्क नहीं है, सिवाय इसके कि वो पीएचडी करके वापस आ गया। मैंने डिसाइड किया कि मैं नहीं आऊंगा। हम एक ही स्कॉलरशिप, एक ही चीज पे गए थे छोड़ के पाकिस्तान। तो ये दिस इज पर्सनल डिसीजन। और हर पर्सनल डिसीजन जो होता है ना मेरे नजदीक, वो अच्छा डिसीजन होता है। याद रखना बस अभी ये बात को, कोई डिसीजन तुम्हारी जिंदगी का जब तुम लोगे ना, वो खराब नहीं होगा, वो हमेशा अच्छा डिसीजन होगा। तो ये अब तुम्हारे ऊपर है कि
क्या डिसीजन लेते हो, लेकिन हमेशा याद रखना जो तुमने डिसीजन ले लिया वो अपने कंडीशंस के लिहाज से, जिसको तुम आप लोग डिफाइन करते हो बाउंड्री कंडीशन के लिहाज से, तो तुम्हारी टर्मिनोलॉजी में जो तुम बाउंड्री कंडीशंस यूज कर रहे होगे ना, उसके लिहाज से वो बेस्ट डिसीजन होगा। क्या वो ऑप्टिमल डिसीजन होगा? नहीं, ऑप्टिमल तो नहीं हो सकता। जिंदगी के कोई भी डिसीजन जो है ना ऑप्टिमल डिसीजन नहीं होते, वो एक डिसीजन होते हैं जो उस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर वन ऑफ द सोल्यूशन होता है, दी ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं होता। तो इस पे कभी वो नहीं करना, एक फैसला करो बैठ के, वालिदैन को मिला के, अपने बहन भाइयों को मिला के, और फैसला करके फिर एक उसको कोशिश करो कि जो फैसला करो, मिसाल के अगर तुम्हारे फैसले पे कोई दूसरा डिपेंडेंट है, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके 3 भाई थे, 1 बहन है, 4 बहनें हैं या कुछ भी हो, और डिसाइड ये हुआ कि पहले बड़े भाई जाएंगे पढ़ने के लिए, फिर वो वापस आएंगे, अम्मी अब्बू को संभालेंगे, और दूसरा जो भाई है वो फिर जाएगा। और हुआ क्या कि पहले भाई था अपनी प्रॉमिस भूल गया, वो छोटा भाई जो है वो बैठा हुआ है घर के अंदर, अम्मा अब्बा को संभालेगा। ठीक है ना? तो ऐसा भी होता है। तो जब आप कमिट करो किसी चीज के ऊपर तो सोच समझ के कमिट करो, और जब कमिट कर लो तो कोशिश करो कि उसको फुलफिल करो। इसलिए कि इवेंचुअली माँ बाप के बाद बहन भाई और जो होते हैं, और फिर तुम्हारी अपनी जब फैमिली तुम लोग बनाओगे इंशाल्लाह, वो है बहुत बड़ा पार्ट प्ले करेगी तुम्हारे लिए, और उसके लिए ही सबको काम करना चाहिए। तुम्हारी मर्जी है, तुम लोग चाहो तो नेक्स्ट वीक हम दोबारा बात कर सकते हैं इस मसले पे, इसलिए कि ये मसला इतना आसान नहीं है और इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है कि जिसका कोई एक जवाब हो। हर आदमी अपने फैसले खुद करेगा, लेकिन उसके अगर तो सवालात हैं तो वो पूछ ले, हम उसको जितना हमारे पास दिमाग है हम तुमको उसका जवाब दे देंगे। कुछ लोगों को और बुला लेते हैं जो कि इस फील्ड में है, लेकिन मैं तो यही काम करता हूँ, स्टूडेंट्स को बुलाता हूँ अमेरिका से के अंदर, उनको ट्रेन करता हूँ, उसमें से कुछ रुकते हैं। अब तो आजकल तो ज्यादातर लोग वापस चले जाते हैं अपने अपने मुल्क। तो अफसोस होता है, मेरे पास एक बहुत ही टैलेंटेड अफगान लड़का आया था 3 साल 4 साल पहले, और मैंने इतना टैलेंटेड बच्चा नहीं देखा अपनी जिंदगी के अंदर, जो कि इतनी हाईली मोटिवेटेड हो अपनी मुल्क के लिए काम करने के लिए। और वो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट था, आया पढ़ा उसने, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पे आया हुआ था, वो गया वहां पे और लास्ट मंथ उसको मार दिया गया। 27 इयर्स का था और उसके पास पूरी अपॉर्चुनिटी थी कि वो अमेरिका में रुक जाए, पूरी उसके पास अपॉर्चुनिटी थी कि बेहतरीन जॉब मिलेगी उसको। उसके दिमाग में ये था कि नहीं, मुझे अपने मुल्क को जाके संभालना है। उसका वालिद जो है वो काबुल यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर है साइकोलॉजी के। तो ऐसा भी होता है, अब ये लाइफ है, मरना जीना अल्लाह के हाथ में होता है कि आपको मालूम है, लेकिन आपके डिसीजंस जो होते हैं वो पार्ट प्ले करते हैं। तो ये सोच समझ की चीजें करनी चाहिए सारी। सर सर वो क्वेश्चन मेरा भी सम सॉर्ट ऑफ सिमिलर था उसामा की तरह। मैं असल में घर पे हूँ नहीं, तो मैं सवाल पूछना चाह नहीं रहा था क्योंकि शोर काफी हो रहा है यहाँ पे। तो वही बात है कि मैं एक तो फैमिली में अकेला मतलब भाई हूँ, बेटा हूँ, और मेरी वैसे तो जो ब्लड रिलेटिव है मेरे, मतलब जो मेरी बहन है वो सगी बहन मेरी एक है, और मेरे चाचू की तकरीबन 6-7 बेटियां हैं। तो और मेरे चाचुओं की भी इतनी कोई ज़्यादा बेहतर कह सकते हैं फाइनेंशियल कंडीशन है नहीं। अब सपोर्ट मुझे सबसे है कि भाई जाओ और पढ़ो बाहर, सपोर्ट सब कर रहे हैं। एक मेरा फाइनेंशियल मसला ये भी है कि मैं एक तो जर्मनी के अंदर जो 20 लाख एटलीस्ट आपको दिखाने होते हैं अपने फिनतबा अकाउंट के अंदर, तो वो भी मेरे पास नहीं है, फिलहाल तो नहीं है। अब वही मन में सेकंड थॉट्स बहुत आती हैं, सेकंड थर्ड थॉट मतलब बहुत आती है कि यार जाना चाहिए, क्योंकि ये वक्त है इस तरह का कि अगर आप चले गए इस वक्त तो आपके पेरेंट्स को आपकी सबसे ज़्यादा, मुझे जहाँ तक लगता है कि नीड होती है कि भाई अब उसने जॉब करनी है, हमारे साथ थोड़ा वक्त गुजारना है, क्योंकि ये जो 4-5 साल के बाद
पेरेंट्स की फिर वो सिचुएशन नहीं रहती कि वो आपकी खुशियां देख सकें। मतलब फिर वो उनका फिर वो जाता है कि वो थोड़ा सा उनको आपकी ज़रूरत हो जाती है कि मतलब कि यार उनके साथ बच्चों की तरह गुजारें। और क्या नाम है, आपके पेरेंट्स एक तरह से आपके बच्चों की तरह हो जाते हैं कि आप जो है वो उनको वक्त गुजारें, उनके साथ उनकी देखभाल करें। अब इसी वक्त के अंदर मैं जब पाकिस्तान में होऊंगा नहीं, मैं खुद बाहर होऊंगा, तो वो किस तरीके का वक्त होगा। मतलब मेरे लिए वहां पे रहते हुए तो सब बोल रहे होंगे, जब मैं घर पे बात कर रहा हूँ कि हाँ यहाँ पे सब ठीक है, लेकिन बैक एंड पे मेरा दिल रखने के लिए सब तो बोल रहे होंगे कि यहाँ पे सब ठीक है, लेकिन होगा नहीं उस तरह का सब कुछ। तो अभी तो ऐसे ही और होता है, ऐसे ही होता है। और अभी कैसे भी चल मेरी रहा है अम्मी, घर? जब तुम सवाल करोगे ना वहां से बैठ के कि घर में सब ठीक ठाक है, घर में कोई बहुत बड़ी मुसीबत भी आई हुई होगी ना, हाँ नहीं फर्स्ट बिल्कुल क्लास सब चीजें सही चल रही हैं, तुम खैरियत से हो, बिल्कुल सर है। और तुम कह दोगे हाँ मैं भी फर्स्ट क्लास चाहिए हूँ, अच्छा बस फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम अपने काम में लगे रहो, बस ठीक ठाक है सब कुछ। पढ़ाई में, तब जब पढ़ाई कर रहे होगे तो कहेंगे पढ़ाई पे तवज्जो दो, जब वो पढ़ाई हो चुकी होगी तो कहेंगे तुमसे कि जॉब पे तवज्जो दो और सही है, और फिर जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो वो सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि अच्छा बच्चे ठीक ठाक है, वो कहाँ है, वो छोटा कहाँ है, वो किधर है, उसकी तस्वीर दिखा दो, उसकी तस्वीर भेज दो एक दफा। ये जो है कहानी, ये ये सर ये सारे मसले मसाइल जो 50 है ना, साल इस वजह पुरानी से कहानी है, ये हमेशा चलती है। वही सर। अब मेरा कोई सगा भाई होता मेरा, या फिर कोई चले चाचू का बेटा भी होता जो एटलीस्ट केयर टेकिंग तो कर सके मेरे वालदैन की, तो वो भी कोई नहीं है। तो एक अब बात इसमें मेरे मैं घर तुमको वाले, कहूंगा, तुमको एक बात कहूंगा, देखो इसमें जी दो जी बातें हैं। तो पहली बात तो ये है कि हमेशा याद रखो कि और मैं और इसको बात को बिल्कुल पसंद नहीं करता कि जितनी भी आ, लड़कियां हैं खानदान के अंदर, घर के अंदर, उनको इंडिपेंडेंट करना लाजमी है। हम सबका सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि हम अपनी लड़कियों को इंडिपेंडेंट करें, ताकि वो खुद अपने आप अपनी चीजों पे खड़े हो सकें, अपने पाँवों पे खड़े हो सकते हैं, अपनी स्किल सेट के बेसिस के ऊपर दुनिया को रूल कर सकते हैं। तो एक तो ये बहुत जरूरी है। तो जो कुछ कम, मैं जानता हूँ तुम क्या क्या कर रहे हो, आई अप्रिशिएट दैट, मुझे देखा है तुमको, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। फाइनेंसेस जो होते हैं वो उम्मन सेटल हो जाते हैं। मैं अभी बताऊं तुमको, मैं अभी यानी कि हमारे अपने स्टूडेंट्स हैं जो कि स्कॉलर्स से निकले, स्कॉलर्स हैं हमारे अपने सीनियर्स तुम से, जिन्होंने ये फैसला किया कि नहीं जाएंगे, ठीक है। और मेरा ख्याल है उनमें से कोई भी बंदा ऐसा नहीं मुझे नहीं याद पड़ रहा जिसकी तनख्वाह जो है 1.5 पौने 2 लाख से कम हो। एक भी आदमी नहीं है ऐसा। अब मुझे नहीं मालूम कि 1.5 लाख, पौने 2 लाख और 2 लाख की क्या वैल्यू है पाकिस्तान में, आई हैव नो क्लू, ठीक है ना। लेकिन जब मैं उसको कन्वर्ट करता हूँ 150 से और डॉलर में लेके आता हूँ उसको, और फिर मैं 1500 जो मैंने कमाए थे और उसको मैं डिवाइड करता हूँ 20 से, तो अगर 1500 को मैं डिवाइड करता हूँ 20 से तो कितना बना, 700 कितना, बताओ भाई जल्दी से, 75। ये कब बना है? 75 ही बना ना। तो यार सर। अगर, वैसे तो ठीक के हिसाब से चल रहा है डॉलर। वो तो छोड़ हाँ दीजिए, अब तुम 2 लाख को कन्वर्ट करके देखो कितना बना। सर, अमाउंट बड़ा होगा, काफी बड़ा अमाउंट। बड़ा होगा ना काफी। मैं ये देखता हूँ, इसलिए कि जो अगर आपको कोई सी भी चीज जिसको आपने पता नहीं पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, एक होती है फ्यूचर वैल्यू और होती है करंट, एक होती है प्रेजेंट वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ द मनी और द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मनी जो होती है ना, इस पे आप डिफाइन कर रहे होते हैं कि आपकी की क्या वर्थ है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जितनी अपॉर्चुनिटीज अभी हैं और जितनी ज्यादा हम, अब वो जो है सारी अपॉर्चुनिटीज वो हर एक को नहीं मिल रही, उन्हीं को मिल रही हैं जिन्होंने अपने स्किल सेट को बढ़ाया हो। याद रखें, यू हैव टू इंप्रूव ऑन योर स्किल सेट। डिग्री जब आप ले रहे होंगे तो सारों ने एक ही चीज पढ़ी है, 300 कितने भी आपके स्टूडेंट्स होते हैं ना क्लास के अंदर, 40-50, वो सब एक ही चीज पढ़ के निकल रहे हैं। आप में और दूसरों में फर्क क्या है, उसमें ये देखना पड़ता है आपको कि आप अपनी कोर्सेज के अलावा आपको क्या क्या आता है। उसमें ये डायरेक्ट कोर्स से रिलेटेड बातें नहीं हो रही होती हैं,
उसमें बात हो रही होती है कि आपने किस चीज की ट्रेनिंग हासिल करी है, कौन सी चीज आपने डिफरेंट हासिल करी है कि जो कि उस कंपनी को एक्स्ट्रा पावर देगी, वो आपको 3 जगह यूज कर सकेगा। तो बजाय एक तनख्वाह देने के आपको 25,000 रुपए, वो आपको कहेगा यार 3 डिफरेंट जगह पे काम कर रहा है, मैं इसको 55,000 देता हूँ, ये तो मेरे उधर भी काम आ सकता है, इसको मैं 60 देता हूँ। ये तो अब इतना कामयाब हो गया है कि इसने टीम लीड कर रहा है, चलो उसको 1 लाख देते हैं आज से। इसलिए कि जब आप अपनी वैल्यू बढ़ाएंगे तो वैल्यू डिग्री से नहीं आती है, डिग्री सबके पास होती है यार, डिग्री के अलावा चीजें करनी पड़ती हैं। फिर ये करना पड़ता है कि जो आप कर रहे हैं ना, उसको आप दूसरी जगह पे किस तरह ट्रांसफर करेंगे। आप मैथ करते हो ना, आप मैथ करके एक डिजाइन का प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आप एक फाइनेंस का प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हो, आप मार्केटिंग का भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो मैथ से। तो आपका अपना स्किल सेट किस तरीके से आप इसको एक्सप्लोर करते हैं, किस तरह आप इसको एक्सपेंड करते हैं। मेरा ख्याल है कि ज्यादा लंबा हो गया हमारा ये। अ, अगर आप लोग चाहो तो इसको नेक्स्ट वीक कर लो, रमजान से पहले एक दफा। हाँ ओसामा बेटा, मुझे मालूम है तुम्हारा, मैंने बहुत टाइम ले लिया है, बोलो बेटा। नहीं 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 सर, ऐसी बात नहीं सर, डिस्कशन काफी ज्यादा जो है ना कॉग्निटिव चल रही है, तो ये है कि बहुत बेनिफिट है। सर मैं ये समझता हूँ कि जो है ना सर, जैसे अगर ये इस वक्त जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन है, मतलब 4 साल की क्लासेस अगर हमने कुर्बान कर दी एनईडी में डेली डेली डेली, लेकिन कंक्लूड नहीं कर पाया अपनी जिंदगी को ना। तो सर मैं आपसे अपनी जो है ना एक चीज़ शेयर करता हूँ। लास्ट सेमेस्टर के अंदर मैं एक टीम के साथ काम कर रहा था, तो उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करी मल्टीपल टाइम, समझ लें डे नाइट वाला सीन था, बहुत ज़्यादा उनके साथ इंगेज रहा। आफ्टर दैट प्रोजेक्ट उन्होंने मुझसे मेरी रेज्यूमे मांगी, और मैंने उनको सेंड कर दी। उन्होंने कहा कि कोई याद है टीम मुझे आएगी पाकिस्तान। मुझे पूरा याद है केस। जी जी। तो सर उन्होंने जो है ना मतलब मुझे बताया कि भाई हम तो बहुत विलिंग हैं आपको लेके जाने के लिए। अब वो उन्होंने जो मुझे जगह बताई है, वो जो है ना उनकी यूनिफ्लो की कंपनी है, और वो दुबई में बेस है। और सर लेकिन मैंने उनसे कहा है कि लेट डिस्कस इन पेपर, ब्लैक एंड वाइट, और ईच एंड एवरीथिंग हम उसमें नोट करेंगे कि क्या क्या अकॉर्डिनेट। लेकिन सर उन्होंने ये बात भी उनमें समराइज करी कि भाई कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेबर वीज़ा। सर आप क्या रेकमेंड करेंगे एक ऐसे, मतलब जो इमरान खान कहते हैं ना कि वो मौलाना रूमी को कोट करता है कि आपके पास पर है, आप उड़ सकते हो। तो सर वो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब स्टार्ट करना, मतलब किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देना 2 साल का? देखो ये इस अच्छा हवाले से सवाल है, ये भी चाहिए। ये बहुत अच्छा सवाल है। एक बात बता दूं मैं तुमको, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए। अगर आपका मेजर ऑब्जेक्टिव जो है किसी हायर स्टडीज का या किसी भी चीज का पैसा कमाना है, तो बहुत सी जॉब्स के अंदर आपको हायर स्टडीज की जरूरत नहीं है। पैसा कमाना जो है एक डिफरेंट है। अमेरिका वगैरह के अंदर अनटिल अनलेस आपके पास कोई बहुत जबरदस्त निच ना हो, आप हमेशा हैंड टू माउथ रहते हैं, जो कमाते हैं वो खर्च करते हैं। ठीक है, ये मिडिल ईस्ट के अंदर पहले बहुत कॉमन था ये क्योंकि वहाँ पे टैक्सेस वगैरह नहीं हुआ करते थे। तो जो सेविंग्स होती थी वहाँ पे, वो ऑलमोस्ट तुम्हारी जो पूरी तनख्वाह होती थी वो तुम्हारी सेविंग होती थी। और तनख्वाह पूरी सेविंग होना जो है ना, एक यूं समझ लो कि सिर्फ खाने के पैसे खर्च करने होते हैं। खाना जो होता है पूरे आपकी तनख्वाह का less than 1% होता है, बाकी हर चीज टेकन केयर है। तो अगर तुमको पैसा कमाना है तो वो बेहतर है। ठीक है, अगर तुमको पैसा कमाना है ना तो वो बेहतर है कि कहीं मिडिल ईस्ट वगैरह के अंदर करो। उसमें स्टार्ट यही होता है, उसका जो प्रोसेस है वो बहुत ही अक्यूट है। और अगर आप उसके अंदर काम करने के लिए राजी हैं तो पैसा बहुत है उसमें। पैसे के लिहाज से तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट सिनेरियोज
फिर ये है कि कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो हमेशा ऐसा होना चाहिए, चाहे आप अमेरिका में भी होंगे कहीं भी होंगे, आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो होता है बिटवीन, इट्स एन एग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज व्हाट टू डू सर्टेन थिंग्स। ठीक है ना। अब अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे काम कर रहे हैं तो आप कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा कि आप यहाँ तो आपको थर्ड पार्टी सप्लायर बनाया जा रहा होगा कि भाई मेरा काम है, मेरी कंपनी है, मेरे पास एक काम आया है, मैंने आपको हायर किया और एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपसे कहा कि आप ये मेरा काम करेंगे। हालांकि वो काम मेरा नहीं है, मुझे भी कहीं से मिला है, मैंने फिर आपको दिया वो काम करने के लिए। आप मुझे रिपोर्ट करेंगे, मैं उसको रिपोर्ट करूंगा जिससे मैंने ये प्रोजेक्ट मिला है। मैंने उससे 1 लाख रुपए लिया, आपको मैंने 50,000 रुपए दिए, 50,000 मैंने अपने पास रखे। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर जो हम कॉन्ट्रैक्टिंग करते हैं, तो ये तो हर जगह ही होता है। आप किस तरीके से उस कॉन्ट्रैक्ट को अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं वो आपको देखना होता है। उसमें ये देखना होता है कि अमाउंट ऑफ टाइम कितना लग रहा है, कहाँ रह रहे हैं, क्या एक्सपेंसेस हैं आपके, क्या वो एक्सपेंसेस बर्दाश्त कर रहे हैं या आपको बर्दाश्त करने पड़ेंगे। अगर आप मूव करते हैं टू एंड फोर्थ बिटवीन योर कंट्री एंड द कंट्री वेयर दैट कंपनी इज, हु इज गोइंग टू पे फॉर दैट। उसके बाद आपके पास एट द एंड क्या आएगा और आपको क्या रिटर्न में देना होगा। तो ये तुम किसी भी अच्छे लॉयर के साथ बैठ के बात कर सकते हो और दूसरे उसको दिखा सकते हो। और अपने कॉन्ट्रैक्टर के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि ये इट्स नॉट अ बैड जॉब टू स्टार्ट विद। और इसमें अगर आप 2-3 क्लॉज अपने मतलब के रख लें तो उसमें आपको लीव करना भी आसान होता है। आप ये भी कर सकते हैं कि आप खुद लेके सब थर्ड पार्टी को आप भी किसी और को से काम करवा लें। जरूरी नहीं है आप ही खुद करें सब काम, आप ही किसी को हायर कर सकते हैं काम करने के लिए। तो ये तो एक बहुत ही अच्छा सिलसिला है, ये वही सिलसिला जो हमने भी किया था। और कोई इतनी बड़ी खराब बात नहीं है ये, और डरने वाली बात भी नहीं है। तो इस पे बात कर लेते हैं तुम्हारे से अलग से, कोई ऐसी बात नहीं है। ओके सर। तो दानियाल, अगर तुम लोग चाहो तुम पूछ लेना ग्रुप से, अगर तुम लोग चाहो इस पे और बात करना तो रमजान से पहले एक और संडे आ रहे हैं तो वो बेहतर है मेरे लिए। तो उसमें हम कर सकते हैं बात सैटरडे या संडे को, बल्कि सैटरडे को रखो इसलिए कि सही सर, सैटरडे संडे को। सैटरडे को ज्यादा बेहतर है इसलिए कि संडे को जो है, सैटरडे को हमारी क्लास होती है ना। दानियल को टाइमिंग क्या है उस वाली जी क्लास सर। के? 7 से 10, 7 सर से 8 बजे। उसकी तो, हाँ सर 7 से 8, कभी 6:30, मर्जी होती है सर। तो वो सब फिर साढ़े अगर 8 बजे, 7 से 8 बजे। तो हम फिर 8 बजे के बाद रख लेते हैं इसलिए कि फिर मेरे पास हाँ उसके बाद ही फारिग हो जाएंगे। तो आप लोग ठीक है अपने सर। बात यह है कि आप लोग सवाल रखें। इस तरह जो है ना, जब सवाल होता है ना, जैसे ये स्पेसिफिक सवाल था तो उसके मैंने आपका स्पेसिफिक आंसर तो नहीं दे सकूंगा मैं इसका, क्योंकि एक्चुअल आंसर क्या है, लेकिन मैं आपको एक्सपीरियंसेस बता सकता हूँ लोगों के। अब आप मुझसे कहें कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है, अगर आज मुझसे कोई पूछता है मुझे क्या पढ़ना चाहिए, मैं सबसे पहला सवाल ये करता हूँ कि यार बात सुनो, तुमको पैसा कमाना है या तुम्हारे को सेटिस्फेक्शन चाहिए अपनी लाइफ के अंदर? दोनों अगर मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अमूमन दोनों मिलते नहीं है। आप जॉब कर रहे होते हैं पैसा कमाने के लिए, कभी कभार बिल्कुल अनसेटिस्फाइड होते हैं जॉब से, लेकिन फायदा ये होता है कि उसके पैसे बड़े अच्छे होते हैं, आप छोड़ नहीं रहे होते हैं उसको। दूसरा ये होता है कि आप जॉब भी मीडियोकर कर रहे होते हैं लेकिन आप बड़े सेटिस्फाई होते हैं उससे, कहते हैं बाहर में जाए पैसा, ये कि मुझे सेटिस्फेक्शन है, मुझे सुकून है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। और तीसरा होता है कि पैसे भी बड़े अच्छे हैं और सेटिस्फेक्शन भी बड़े हाई है। ये आइडियल केस होता है, ये बहुत कम लोगों को मिलता है, नसीब होता है। बाकी जो होते हैं वो इन बिटवीन होते हैं, सब 3 कैटेगरीज के जो मैंने बताई हैं आपको। तो ये जो है ना कि क्या करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए, स्टडीज करना है तो मैं सबसे पहला मशवरा आजकल ये देता हूँ कि आजकल के लिहाज से मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंटिस्ट, तो कोई भी चीज कर रखी हो आपने पीछे अंडरग्रेड के अंदर, आगे जाने के लिए इन चीजों को हमारा का मालूम होना बहुत जरूरी है। इवन आपने फाइनेंस किया हुआ है ना, कंप्यूटेशनल फाइनेंस जो है इस वक्त फास्टेस्ट ग्रोइंग फील्ड है और सबसे ज्यादा लुक्रेटिव है, फिनटेक कहलाती है। कोई है देख लें आप, हमारी क्लास, मेरे ख्याल है हमारे यहाँ एक स्टूडेंट थी लास्ट ईयर जिसकी पोजीशन आई थी, उसको मिली भी है जॉब फिनटेक के अंदर। उसकी स्टार्टिंग सैलरी 2.5 लाख से ऊपर है। तो पाकिस्तान में है, बैठी भी, अंडर ग्रेड किया हुआ है सिर्फ।
तो बात ये नहीं है, बात ये है कि आपने जो फील्ड चूज करी है ना, हमारा प्रॉब्लम ये था कि हमने हर एक को ना इंजीनियरिंग के अंदर लगा दिया। तो दूसरी जो फील्ड्स है ना, वो भी बड़े ऑप्शंस हैं। तो इवन अगर आप, हेलो, तो उसके अंदर अगर आपके पास दूसरी फील्ड्स हो ना, उसके अंदर भी बड़े फायदे होते हैं। आप पता नहीं उनसे मुलाकात करी हो आप लोगों ने, आफ्ताब ख्वाजा साहब से, जो डायरेक्टर हैं IMF के, मेरा कल्पना क्लास फेलो है वो, ठीक है। लेकिन उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद, MBA करने के बाद वो चला गया फाइनेंस के अंदर, और आज वो IMF में बैठा हुआ है, वर्ल्ड बैंक के अंदर बैठे हुए हैं हमारे पाकिस्तानीज वहां पे, ठीक है। तो आपको लिए जरूरी नहीं है कि आपने बेस किस में करी थी। आप ये देखिए कि इसको मैं यूज कहाँ कर सकता हूँ। आप पेट्रोलियम के अंदर आपने कर रखा है, कोई बात नहीं, और पेट्रोलियम के बाद आप ये देखें कि आप पेट्रोलियम की जो नॉलेज है उसको किस तरीके से हम दूसरे एरिया में यूज कर सकते हैं, जिसकी जो कि बिल्कुल एक डिफरेंट एरिया है, वहां पे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। आप चले जाइए उसके अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर, फाइनेंस के अंदर, आप चले जाइए बिजनेस के अंदर। आप नॉलेज तो वही यूज कर रहे हैं जो आपकी बेस नॉलेज थी, लेकिन अब आप उसको, एरिया डिफरेंट हो गया। अब आप देख रहे हैं कि बजाय मैं डिग करूं ऑयल को, मैं ये करूं कि मैं प्रिडिक्ट करूं कि ऑयल का जो फ्यूचर प्राइसिंग होगी वो किस तरह से होगी, वो किस तरह से इफेक्ट करेगा किसी भी मार्केट को, वो किस तरीके से पेनिट्रेट कर सकता है किसी दूसरे एरिया में। ऑयल खत्म नहीं होगा, ऑयल जो है ये पेट्रोलियम, आपके ख्याल है प्लास्टिक बनना बंद हो जाएंगे? ये वो किससे बनते हैं? ऑयल से बनते हैं ना। ये प्लास्टिक के मटेरियल जो आप सिंथेटिक ऑयल बनाएंगे तब तो और बात है, ठीक है। लुब्रिकेशंस बंद हो जाएंगी क्या? जहां भी फ्रिक्शन है वहां पे क्या करेंगे आप बैठ के? तो ये तो सोचना पड़ेगा ना आपको कि कितना कम होगा, कि क्या रोल है। अब आप अपना चेंज कर लें, लेकिन आपकी बेस नॉलेज तो यूज हो रही है ना, वो कहीं थोड़ी चली गई है। मैकेनिकल इंजीनियर सही है, मैकेनिकल इंजीनियर कर रहे हैं, लेकिन आप देख लें सारे के सारे कन्वर्ट हो रहे हैं। ट्रांसमिशन खत्म हो गया, जो गियरिंग सिस्टम है गाड़ी का वो खत्म हो जाएगा, अब क्या करेंगे आप? सोचें क्या करेंगे आप? क्या वो जॉब्स तो खत्म हो गई। ये मैकेनिक्स हैं जो ऑयल चेंज करने वाले हैं, ये खत्म हो जाएंगी जॉब्स, दूसरी आएंगी ना उसके बजाय। आपको तो देखना पड़ेगा ना कि कौन सी नई जॉब्स आ रही होंगी। तो ये आप उस एरिया में भी जा सकते हैं कि भाई मैं यहाँ से ये नया मैंने एक फील्ड सीखी है, जिसके अंदर मैं पुराने डेटा को लेता हूँ, बहुत बड़े डेटा को लेता हूँ, और उससे नई चीजें एक्सट्रैक्ट करता हूँ, वो डेटा साइंसेस। अब वो डेटा साला मेरे पास क्या पेट्रोलियम का हो, पेट्रोलियम कंजम्पशन का हो, पेट्रोलियम यूजेस का हो, type of people using that particular petroleum, type of industry using the oils, type of products using the oil, इस सारे के सारे का डेटा होगा ना, कोई ना कोई इसको एनालाइज करना होगा ना कि भाई इसको यूज करके फ्यूचर क्या होगा, किस तरीके से मैं एज अ कंपनी जो आज काम कर रही है प्रोडक्शन के अंदर, किस तरह अपने आप को लाइन अप करूं कि मैं जब फ्यूचर आए तो उसके लिए रेडी हूं। हर कंपनी जो मूव कर रही है तुम्हारी रिन्यूएबल्स के ऊपर, वो क्यों कर रही है? रिन्यूएबल्स पे कर रही है ना, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस तो होगी, ठीक है, प्रोडक्शन का की चीज बदल जाएगी। ट्रांसमिशन तो फिर भी होगी बॉस, ट्रांसमिशन के लॉसेस तो फिर भी होंगे। तो ये किस तरीके से आप उसको यूज करेंगे, तो आपका एक एरिया कम होना शुरू होता है उसकी वैल्यू, तो दूसरे की वैल्यू बढ़नी शुरू होती है। अगर आपने यही सोचा कि मैं जो कर रहा हूँ उसमें मास्टर बच जाऊं, तो बस वो वहीं तक रहोगे बस, उसके अलावा नहीं मूव कर रहा है कहीं भी। उस एरिया के अंदर, उस सर्कल के अंदर हो आप, तो उस सर्कल को एक्सपेंड भी नहीं कर रहे तुम, और उसकी डेप्थ में भी जा रहे हो। जितनी डेप्थ में चले जाओ रहोगे तुम उसी कुएं के मेंढक। ठीक है, मेरा ख्याल है बंद करते हैं, 2 hours is too much। अगर आपको दोबारा करना हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं किसी और को भी 1-2 लोगों को बुला लूंगा, तो आपके पास 2-3 लोगों के
अलग वो हो जाएंगे। ऐसे लोग जो कि यहाँ पे आकर सेटल हुए हैं, ऐसे लोगों से भी करवा देंगे जो वापस चले गए यहाँ से पढ़ने के बाद। ऐसे लोगों से भी मिलवा देंगे जो यहाँ से गए, यहाँ पे रहे, फिर चले गए और फिर वापस आ गए। ये तमाम चीजें होती रहती हैं। तो इसमें ये ज्यादातर पर्सनल चीजें होती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह इसको देखें। ठीक है, तो इसको बात के लिए रखते हैं। मैंने सॉरी ओसामा अगेन, तुम्हारा मैंने बहुत टाइम ले लिया उसमें, तुम्हारे ऑफिस उसका ट्रेनिंग का। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। नेक्स्ट टाइम हम ऐसा करेंगे, ऐसा ना हो। ठीक है, फिर इंशाल्लाह बात होती है। ठीक है, ओके सर। ओके ना, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।